तो कोई भी आदमी जो नॉन उत्तराखंडी है, जो सेक्शन 129 में नहीं आता है टेन्योर होल्डर में, तो वो आदमी जाके मुनस्यारी में या धारचूला में या केदारनाथ में या बद्रीनाथ में जाके ज़मीन पहले भी खरीद सकता था, आज भी खरीद सकता है। और दूसरा साथ साथ शायद सरकार की सोच ये भी रही है, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, जो पहले 12.5 एकड़ की सीलिंग थी लैंड परमिशन लेने के बाद गवर्नमेंट की, मतलब मैं गवर्नमेंट की परमिशन लेके अगर कोई लैंड खरीदता है एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए, तो मैं पहले 12.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट की परमिशन के बाद 12.5 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड खरीद सकता हूँ हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में। तो शायद सरकार खेती को, बागवानी को उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में बढ़ावा देना चाहती है। इसमें केवल शिक्षा और हॉस्पिटल ही नहीं है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है टूरिज़्म। और टूरिज़्म में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे मोटेल्स हैं जो रोड साइड में होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पा सेंटर्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। अगर हम ये भी खोलना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन से लैंड खरीद सकते हैं, अगर हम उत्तराखंड के सेक्शन 129 के टेन्योर होल्डर नहीं हैं तो। हैं तो हम तो ले ही सकते हैं। आप किसी भी तरह की लैंड खरीदेंगे हिमाचल प्रदेश में तो आपको सरकार से परमिशन लेनी ही लेनी है। यहाँ की तरह नहीं है कि आप 250 स्क्वायर मीटर बिना सरकार की परमिशन के खरीद सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में, उत्तराखंड में आप शहरी इलाकों में कितनी भी खरीद सकते हैं। हिमाचल में आप शहरी इलाकों में खरीदें, ग्रामीण इलाकों में खरीदें, सरकार की परमिशन तो लगेगी ही लगेगी। हमारे वहाँ कोई शेड्यूल्ड एरिया है नहीं उत्तराखंड में, शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे वहाँ तो कोई शेड्यूल्ड एरिया है नहीं। शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ केवल इस वक्त 10 स्टेट्स में है, ठीक है। उसमें उत्तराखंड एक नहीं है, हिमाचल उनमें से एक स्टेट है। तो हमारे वहाँ तो कोई शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और एस्टिमेट्स ही हैं बेसिकली, कोई कंफर्म फिगर तो है नहीं। और हम कह रहे हैं कि साहब हमारा करीब करीब 2,95,000 जो है पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होती है बेसिकली, कि आप जीडीपी को जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर लेंगे तो आपका पर कैपिटा इनकम आ गई। अब हम कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पर कैपिटा इनकम 2,95,000 रुपये की है। अब अगर हम यही इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, हिल्स में भू कानून ला के, जो भू कानून पहले से है, तो आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में कितने लोग इंटीरियर्स में ऐसे होंगे जो 2,95,000, यानी रफली आप मान के चलिए तो करीब करीब 25,000 रुपया मोटा मोटा गिन लेते हैं, 24,000 कुछ रुपया आएगा, 25,000 रुपया जो पर मंथ कमा रहे हो। पर कैपिटा है ना ये तो अगर एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं, भले ही वो बच्चा हो, नया पैदा हुआ बच्चा हो, वो भी पर कैपिटा में आता है। तो अगर मान लीजिए 4 लोगों का परिवार है तो कुल मिला के, मतलब अगर मैं 2,95,000 को एक राउंड फिगर में 3 लाख गिन लूँ तो 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि क्या उत्तराखंड के इंटीरियर में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी 6,000, 8,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। अगर इसी स्पीड से हमारे निकाय बनते गए, शहरी निकाय, और इसी स्पीड से पलायन भी होता गया, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उत्तराखंड विल बी अ स्टेट विच विल हैव प्रीडोमिनेंटली अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंट होगी। जब अर्बन पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंट होगी और उस अर्बन सेंटर्स में, उन अर्बन ज्योग्राफिक एरिया में किसी भी आदमी को लैंड खरीदने का फ्री राइट होगा, भले ही उत्तराखंड का हो या ना हो, तो जो उत्तराखंड का जो डेमोग्राफी है, जो आज उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है कि उसमें कौन सी कास्ट कितना परसेंट है, कौन सा रिलीजन कितना परसेंट है, तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। फिर इसमें चेंज क्या हुआ? जो पिछली बार का भू कानून था और इस वाले में क्या खाली गवर्नमेंट कह रही है कि अच्छा हमने ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, या फिर कुछ ज़मीनी बदलाव भी ऐसे कुछ हुए हैं? ज़मीनी बदलाव मुझे कुछ नहीं दिखता। मतलब देखिए, अपना अपना परसेप्शन हो सकता है किसी को ज़मीनी बदलाव दिखता हो, लेकिन मैं इस तरह से बताता हूँ कि बदलाव हुआ क्या है, और आप खुद समझिए कि ज़मीनी बदलाव हुआ है या नहीं है, या होगा कि नहीं होगा। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने नया भू कानून पारित किया हुआ है। इस भू कानून को लेकर लोगों के दिमाग में अलग अलग सवाल है, और कोई कुछ बात इस पर कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एस एस नेगी हैं। काफलटी के दर्शक पहले से डॉक्टर एस एस नेगी को जानते हैं, पिछली बार हमने यूसीसी पर उनसे एक लंबी बातचीत की थी। आज डॉक्टर साहब से बातचीत हम लोग कर रहे हैं नए भू कानून को लेकर। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये आपसे ये है कि जो नया भू कानून है, क्या उसके लागू होने के बाद उत्तराखंड में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं है। जो नया भू कानून लाया गया है इसमें इन्होंने बेसिकली जो यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है 1950 का, उसमें एक सेक्शन है 154। तो बेसिकली लार्जली इन्होंने उसी में अमेंडमेंट्स किए हैं, कुछ नए सेक्शंस, सब सेक्शंस और क्लॉजेस को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो जो स्थिति पहले थी वही स्थिति लगभग यथावत लागू है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क पड़ा है वो 3 बेसिक चीज़ों का पड़ा है। पहले भी जो, अगर मैं एक नॉर्मल सी भाषा में कहूँ, जो नॉन उत्तराखंडी थे। नॉन उत्तराखंडी का क्या मतलब? हाँ, नॉन उत्तराखंडी कौन थे उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जब आज़ादी के बाद, मान लीजिए हम यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो ये यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट जो है 1950 का, तो इसका एक सेक्शन 129 है जो डिफाइन करता है कि कौन लोग ऐसे हैं जो लैंड होल्डर्स हैं बेसिकली, तो जिनको कहा जाता था टेन्योर होल्डर्स। तो टेन्योर होल्डर्स बेसिकली क्या थे, उन्होंने बेसिकली 4 क्लासिफिकेशंस किए थे। एक टेन्योर होल्डर वो था जिसे हम भूमिधर कहते थे। हम लोग अपनी खाता खतौनी देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता होगा भूमिधरी अधिकार, संक्रमणीय अधिकार। तो एक पहली कैटेगरी थी जो भूमिधर है विद ट्रांसफरेबल राइट्स, यानी जिसके पास संक्रमणीय अधिकार है। दूसरी कैटेगरी थी भूमिधर विदाउट ट्रांसफरेबल राइट्स और विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। ये 2 लोग हो गए, मतलब एक आदमी जिसके पास ज़मीन है वो अपनी ज़मीन बेच सकता है, एक दूसरा आदमी जिसके पास ज़मीन है लेकिन वो अपनी ज़मीन बेच नहीं सकता है। मतलब बेच सकता है लेकिन उसको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिएगी कुछ कंडीशंस में। परमिशन कुछ कंडीशंस में पहले वाले को भी चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से फ्री होल्ड लैंड आप समझ लीजिए, जो पहली वाली स्थिति है। और दूसरी वाली स्थिति में नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन कभी नहीं बेच सकते, वो बेच सकते हैं, मतलब सर्टेन राइडर्स हैं और गवर्नमेंट की परमिशंस लगती हैं, वो बेच सकते हैं। लेकिन मतलब आप ये मान के चलिए, हाँ, प्रैक्टिकली बेचना मुश्किल है। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी थी बेसिकली आसामी, जो नॉन ऑक्यूपेंसी राइट्स वाले लोग लैंड पे होते थे। और तीसरी कैटेगरी एक बनाई गई थी गवर्नमेंट लीजी, मतलब जिसको गवर्नमेंट लीज पे लैंड दे देती है एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जब उत्तराखंड अलग बना 2000 में नवंबर में, और जब पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट उत्तराखंड में बनी, मतलब जो 2000 से लेके 2002 के बीच में भी जो गवर्नमेंट थी वो भी इलेक्टेड थी, लेकिन वो एक ट्रांजिशन पीरियड की गवर्नमेंट थी बेसिकली, क्योंकि उस समय यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उत्तराखंड में उस समय जो सीटों का बंटवारा हुआ बेसिकली, उत्तर प्रदेश में 425 असेंबली में सीटें हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जो उत्तराखंड का ज्योग्राफिक एरिया आया, उस वक्त उत्तराखंड के ज्योग्राफिक एरिया के अंदर करीब 22 असेंबली में सीटें हुआ करती थी। तो उस 22 असेंबली सीट्स में मेजोरिटी बीजेपी की थी, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो एक वो ट्रांजिशन फेज की गवर्नमेंट थी। तो 2002 में जब उत्तराखंड एक पृथक राज्य बना, उसके बाद जो पहली बार चुनाव हुए, उस चुनाव में जो सरकार बनी, उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी बेसिकली, तो कांग्रेस की सरकार ने इसमें बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स किए यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट में 1950 के। तो वो जो उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, तो उसमें उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते थे 129B। तो 129 में तो 4 तरह के टेन्योर होल्डर्स बताए गए, ठीक है। 129B इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि उस समय सरकार ने ये कहा कि हमें उत्तराखंड में जो ज़मीन बिकती है, जो नॉन उत्तराखंडी लोग आके खरीदते हैं, यानी कि जो उस समय उत्तराखंड के अंदर इन चारों कैटेगरीज में नहीं आते थे 129 में, सेक्शन 129 में, वो लोग अगर उत्तराखंड में आके ज़मीन खरीदते हैं तो वो जितनी ज़मीन चाहें उतनी ज़मीन ना खरीद पाएँ। इसके लिए उस समय की सरकार ने 129B इंट्रोड्यूस किया। तो 129B में उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई। वो स्पेशल कैटेगरी ये थी कि सरकार ने उस वक्त ये कहा यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट में अमेंडमेंट करके कि जो नॉन उत्तराखंडी है वो उत्तराखंड में आके 500 स्क्वायर मीटर तक लैंड खरीद सकते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, और उस 500 मीटर की लैंड खरीदने के लिए उनको गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन वो लैंड खरीदेंगे तो वो लैंड जो वो खरीदेंगे उनका रजिस्ट्रेशन स्पेशल कैटेगरी में होगा। तो आज हम जैसे खतौनी देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, जिन लोगों ने ऐसे खरीदी हो तो उसमें लिखा रहता है विशेष श्रेणी। तो ये चौथी के बाद पांचवा, ये पांचवा आया 129B में। ये ध्यान रखने की जरूरत है, पहले 4 थे 129 सेक्शन में, ये है 129B सेक्शन में यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट के। फिर उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई उसने ये 500 स्क्वायर मीटर की जो लिमिट थी उसको घटा के 250 स्क्वायर मीटर कर दिया। अब हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, चूंकि एक्ट अपने आप में बोलता है ये बेसिकली ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट था, मतलब ज़मींदारी को एबोलिश करता था,
और ज़मींदारी चूंकि ज़्यादातर कंसंट्रेटेड उस समय जब हम 1949-50s की बात करें तो ज़मींदारी ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होती थी। म्यूनसिपैलिटीज़ उत्तर प्रदेश में भी नहीं के बराबर हुआ करती थी, कुछ ही हुआ करती थी। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली रूरल एरियाज़ पे लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्रों पे लागू होता है। जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं उस पर लागू नहीं होता है। तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ जो एक्ट्स थे 1914 का था, उसके बाद एक और एक्ट आया वो था, और ये जो कैंटोनमेंट के एरिया उन कैंटोनमेंट के एरियाज़ पे भी लागू नहीं होता, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरियाज़ होते हैं, जो उनकी जो लैंड होती है बोर्ड के अंदर। तो जैसे उत्तराखंड में 7 के आसपास कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। तो रानीखेत, लैंसडाउन, हाँ, इस तरह से जो है मतलब 7 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 7 ही हैं मेरे ख्याल से। तो 7 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, तो बेसिकली उनमें लागू नहीं होता था, और ये अभी भी उन पर लागू नहीं होता। तो अभी भी ये म्यूनसिपल एरियाज़ पे लागू नहीं होता है। यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर उत्तराखंड बाय उत्तराखंड असेंबली, और ये आज भी कैंटोनमेंट एरियाज़ पे लागू नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो लागू हो रहा है, जो हम ये बातें कर रहे हैं, जो जितना भू कानून आ रहा है, तो किस एरिया के लिए आ रहा है हमें समझने की ज़रूरत है। ये भू कानून बेसिकली आ रहा है बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए। और रूरल एरियाज़ में हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्या करने जा रहे हैं नए भू कानून में, हम ये कह रहे हैं कि पहले भी आदमी 250 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीद सकता था जो नॉन उत्तराखंडी था, जो सेक्शन 129 में किसी भी तरह का टेन्योर होल्डर नहीं था, वो अब भी 250 स्क्वायर मीटर खरीद सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। चूंकि ये शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, तो वही व्यक्ति जो नॉन उत्तराखंडी, जो सेक्शन 129 का आदमी नहीं है, वो म्यूनसिपल एरियाज़ के अंदर, भले ही वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, नगर निगम हो, भले ही वो म्यूनसिपल काउंसिल हो, नगर पालिका परिषद हो, भले ही वो नगर पंचायत हो, उन एरियाज़ के अंदर वो लैंड खरीद सकता है, मतलब 250 से ऊपर भी। मुंशारी, धारचूला, रुद्रप्रयाग में के नगर पंचायत वाले या फिर केदारनाथ, ये जितने हैं इन इलाकों में भी ज़मीन खरीद सकता है। अब जैसे देखिए, आप नगर पंचायत की बात करेंगे तो जो केदारनाथ है वो एक नगर पंचायत है, बद्रीनाथ जो है वो एक नगर पंचायत है, या इधर आप बॉर्डर के एरियाज़ ले लीजिए, नेपाल के संग या तिब्बत के संग, तो मान लीजिए धारचूला है, मुंशियारी है, नगर पंचायत हैं। तो चूँकि नगर पंचायत इससे बाहर हैं, और जब तक कोई दूसरा एक्ट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, स्पेशली लेट्स से SC और ST लैंड को लेकर, तो कोई भी आदमी जो नॉन उत्तराखंडी है, जो सेक्शन 129 में नहीं आता है टेन्योर होल्डर में, तो वो आदमी जाके मुंशारी में या धारचूला में या केदारनाथ में या बद्रीनाथ में जाके ज़मीन पहले भी खरीद सकता था, आज भी खरीद सकता है म्यूनसिपल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, म्यूनसिपल एरियाज़ के अंदर। अब इन्होंने बदला क्या इसमें, इन्होंने एक चीज़ ये बदली कि पहले अगर कोई आदमी 250 स्क्वायर मीटर की लैंड खरीदता था उत्तराखंड में, तो यहाँ पर जब मैं आदमी कह रहा हूँ, पर्सन कह रहा हूँ, तो पर्सन से मतलब होता था वो पर्सन और उसकी फैमिली, परिवार में जैसे अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं अगर कोई मेल खरीद रहा है तो उसकी वाइफ, उनके डिपेंडेंट बच्चे, उनके पेरेंट्स, इस तरह की एक परिभाषा है उसमें पूरी, जो बताई गई है कि कौन कौन आएंगे सेक्शन 154 में। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 154 को ही अमेंडमेंट हो रहे हैं सारे जितने हो रहे हैं भू कानून जो हम कह रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम फैमिली की बात कह रहे हैं तो इस पूरी फैमिली ने मिल के केवल 250 स्क्वायर मीटर ही लैंड खरीदी होनी चाहिए। ये चेंज है? नहीं, ये पहले भी था। ओके। अब चेंज क्या है कि पहले जब ये लैंड खरीदने जाते थे तो रजिस्ट्रार के पास जाते थे, तो सीधे जाके रजिस्ट्रार के पास जाके अपना सेल डीड रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, जिसे हम रजिस्ट्री कहते हैं, करा लेते थे, और इनके नाम पे म्यूटेशन हो जाता था स्पेशल कैटेगरी में 129B में। ठीक है, जिसको विशिष्ट श्रेणी कहा जाता था। अब इन्होंने ये चेंज ये कर दिया है कि जब ये लोग ऐसे रजिस्ट्री कराने जाएंगे, 250 स्क्वायर मीटर लैंड खरीद रहे होंगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड में आवासीय पर्पज़ के लिए, तो ये लोग वहाँ पर एक एफिडेविट भी देंगे, एक शपथ पत्र देंगे। वो शपथ पत्र में ये लिख के देंगे बेसिकली कि हम जो लैंड खरीद रहे हैं, इससे पहले हमारे पास उत्तराखंड में कोई और लैंड नहीं है, और ये हम लोग जो 250 स्क्वायर मीटर लैंड खरीद रहे हैं, ये इसके अलावा हम कभी कोई और लैंड नहीं खरीदेंगे बिना शासन की अनुमति के। ठीक है, और अगर हम ऐसा कुछ इसका उल्लंघन करते हैं इन शर्तों का, तो हमारे ऊपर जो सेक्शन 167 है जमींदारी एबोलिशन एक्ट का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके तहत क्या कार्रवाई होती है सेक्शन 167 के अंदर? बेसिकली अगर आपने इन किसी कंडीशंस का उल्लंघन किया है, वायोलेशन किया है, तो सरकार आपकी लैंड को अपने में वेस्ट कर सकती है, अपने में समाहित कर सकती है। तो बेसिकली वो लैंड सरकार में समाहित हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी सरकार में। तो ये एक एफिडेविट देना है, एक चेंज केवल ये। आपने अभी कहा कि जैसे वो एफिडेविट में लिखेगा कि अगर मेरे पास इतनी ज़मीन है,
अब बिना सरकार की अनुमति के मैं ये दोबारा ज़मीन नहीं खरीद सकता हूँ, ये अनुमति अगर लेगा तो क्या वो खरीद सकता है फिर? अनुमति का यहाँ पर मतलब ये है दरअसल कि ये तो वो एक आवासीय प्रयोजन के लिए खरीद रहा है। अनुमति का मतलब यह है कि हो सकता है कि वही व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक नॉन उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड आया, मैंने 250 स्क्वायर मीटर एक ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन खरीद ली, ठीक है, शपथ पत्र भी दे दिया। अब कल को हो सकता है मैं कोई दूसरा काम धंधा भी कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है मैं कोई स्कूल रन करता हूँ, हो सकता है मैं कोई हॉस्पिटल रन करता हूँ। तो कल को हो सकता है मैं उत्तराखंड में कहीं कोई हॉस्पिटल खोलना चाहूँ, कहीं मैं कोई स्कूल खोलना चाहूँ, या जो और ऐसी परमिटेड फील्ड्स हैं, जो परमिटेड मतलब जिन जगह पे मैं जाके जिन पर्पज़ों के लिए मैं लैंड ले सकता हूँ उत्तराखंड में। तो मान लीजिए कल को मैं किसी ऐसी वजह से लैंड लेना चाहता हूँ उत्तराखंड में, और तो उसके लिए मैं सरकार के पास जाऊँगा, सरकार मुझे उसके लिए परमिशन देगी, ठीक है, तो मैं परमिशन लेके वो लैंड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें वही चीज़ खोलनी होगी जिस चीज़ के लिए मैं परमिशन लूँगा सरकार से। अब इसमें क्या है कि मैं केवल जो एक इन्होंने नया इसमें परिवर्तन किया है, पहले क्या था कि मैं एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए और बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए उत्तराखंड के 13 जिलों में से कहीं भी ये ज़मीन के लिए सरकार के पास जाके परमिशन ले सकता था, अगर सरकार मुझे परमिशन दे देती। ये स्टार्टिंग से था या फिर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के टाइम पीरियड में आया था अमेंडमेंट उस टाइम? ये बेसिकली इसमें क्या था कि सीलिंग ऊपर नीचे होती रही। ये है शुरू से प्रावधान, ये प्रावधान यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट में भी शुरू से है कि बेसिकली मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए लैंड जाके गवर्नमेंट की परमिशन से ले सकता हूँ। तो लेकिन उसमें सीलिंग थी एक 12.5 एकड़ की, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ हेक्टेयर्स की, तो मैं वो ले सकता था। अब मैं मान लीजिए वो लेने जाता हूँ, तो अब आज के दिन क्या हो गया कि सरकार ये कह रही है, बेसिकली जो इन्होंने एक नया इसमें अमेंडमेंट किया है सेक्शन 154 में, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर मुझे अब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए अगर लैंड सरकार की अनुमति के बाद खरीदनी है उत्तराखंड में, तो मैं केवल 2 जिलों में खरीद सकता हूँ, एक उधम सिंह नगर और एक हरिद्वार जिले में, ठीक है। तो मैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बाकी 11 जिलों में जमीन नहीं खरीद सकता हूँ सरकार की अनुमति के बाद भी। अब इसलिए मैंने वो शब्द यूज़ किया था कि मैंने 250 स्क्वायर मीटर आवासीय प्रयोजन के लिए ली, अगर मैं उसके अलावा किसी और प्रयोजन के लिए लेना चाहता हूँ जो इस एक्ट के हिसाब से परमिसिबल है, जिसकी अनुमति है इस एक्ट के हिसाब से, तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे वही प्रायोजन को उस लैंड पे करना पड़ेगा। 3 साल की उसमें एक लिमिट सरकार ने बांधी है कि 3 साल के अंदर मुझे वो शुरू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो ये कहती है ना कि हम पहाड़ों में या फिर पर्वतीय इलाकों में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, डेवलप करेंगे। फिर आपको क्या लगता है कि ये इसका क्या मतलब हुआ कि इन 11 जिलों में ही जो पर्वतीय जिले हैं उसी में आप कह रहे हो कि कृषि और उद्यान और कृषि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल लैंड आप खरीद नहीं पाओगे? नहीं, अब देखिए इसमें क्या है ना, मतलब 2 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे समझिए कि उत्तराखंड में लगभग 31% जो आबादी है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं है। और जो आबादी बढ़ रही है अर्बन सेंटर्स में, वो 4% की दर से लगभग हर साल बढ़ रही है, ठीक है। ये भी डाटा इंक्रीज हुआ होगा, वो 4% से ऊपर हो गई होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं पहाड़ों में पलायन हो रहा है, लोग नीचे उत्तराखंड के अंदर ही शहरों की तरफ आ रहे हैं। मान लीजिए कुमाऊं की तरफ से लोग हल्द्वानी या उधर खटीमा की तरफ या इधर रुद्रपुर की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह से गढ़वाल की तरफ हो रहा है कि लोग कोटद्वार आ रहे हैं या देहरादून आ रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये तो और रैपिडली हो रहा है, तो शहरों की ओर आ रहे हैं। तो जो शहर में पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो 4% ही नहीं रही होगी, इससे ज़्यादा बढ़ गई होगी, चूँकि कोई आंकड़ा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते, पर हमारा ये मानना है कि 4% से ऊपर बढ़ गई होगी। तो हमारी जो 2011 के सेंसस के हिसाब से हम अगर बात करते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी लगभग, तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग आप मान के चलिए कि 31 लाख लोग, 30 लाख कुछ लोग जो थे वो शहरी इलाकों में रह रहे थे म्यूनसिपैलिटीज़ में, और करीब 69% लोग जो थे वो गाँव के इलाकों में रह रहे थे, ग्रामीण इलाकों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड की जो पूरी ज्योग्राफी थी उस ज्योग्राफी का 30% म्यूनसिपल एरिया में था और 69% जो था रूरल एरियाज में था। रूरल एरिया ज़्यादा था, म्यूनसिपल एरिया कम था, ठीक है, क्योंकि म्यूनसिपल एरिया कम एरिया में भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, ज़्यादा होता है। तो अब हमें इसमें देखने की ज़रूरत यह है कि जब हम कह रहे हैं कि हम बागवानी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं पहाड़ों में या एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहाड़ों में 3-4 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो समझेंगे इन चीज़ों को, कि जानवर की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है,
पानी की व्यवस्था धीरे धीरे कम हो रही है। तो इन सब व्यवस्थाओं की वजह से, और प्लस स्वास्थ्य है, पढ़ाई है, शिक्षा, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, इसकी वजह से पहाड़ के कई गांवों से पलायन हो रहा है। कई गांव के गांव खाली हो चुके हैं। बल्कि 2011 का जो सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, उस सेंसस के हिसाब से भी ऐसे गांवों की संख्या मतलब 10-20 में नहीं है, सैकड़ों में है, जिनमें जीरो आबादी पाई गई है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं तो वो खेत क्या हैं आज के दिन खाली पड़े हैं, वो खेत क्या पड़े हैं आज के दिन बंजर पड़े हैं, शायद खेती के लायक रहे ना रहे। तो उनको प्रमोट करने के लिए अब कौन वहाँ पर जाएगा? जो वहाँ का निवासी था तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पर नहीं रह रहा है, वो तो ऑलरेडी पलायन कर चुका है। तो सरकार इस आदमी को क्या इंसेंटिव दे रही है कि वापस जाए, वापस अपनी उस एग्रीकल्चर लैंड को जिसमें कई सालों से, दशकों से खेती नहीं हो रही है, उसको पुनः खेती लायक बनाए। अब जो बाहर का आदमी आके इसको करना चाहता था, क्या उसके लिए भी ये वायबल है? क्या ये लाभकारी है? जब वो आदमी जो वहाँ रह रहा था उसी के लिए लाभकारी नहीं है, तो क्या एक बाहर वाले के लिए लाभकारी होगा खेती के पर्पज़ से या केवल बागवानी के पर्पज़ से? तो ये भी एक सोचने की ज़रूरत है कि हम केवल ये सोचें कि जी हम उनको बागवानी को प्रमोट करना है या एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, तो क्या कोई बाहर से आदमी आएगा और वो वहाँ पर अचानक से जाके पहाड़ में इंटीरियर में जाके खेती करने लग जाएगा या इंटीरियर में जाके बागवानी करने लग जाएगा? तो उसके लिए भी जानवर की समस्या रहेगी, उसके लिए भी पानी की समस्या रहेगी, उसके लिए भी जो बाकी समस्याएं वो रहेंगी साथ साथ, क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य उसको भी चाहिएगा। ठीक है, तो लेकिन सरकार क्या ऐसा कोई कदम उठा रही है जिस कदम से हम उन गाँवों को, जो गाँव लगभग वीरान पड़ चुके हैं, उन गाँवों को फिर से बसाया जा सके? और वहाँ वापस जाने के लिए जो वहाँ का मूल निवासी है, जैसे उत्तराखंड में आज एक मूल निवास की भी काफ़ी डिबेट चल रही है, तो जो वहाँ का मूल निवासी है उसे इतनी सुविधाएं मिल सकें कि वो वापस वहाँ जाने की सोच सके। पहला प्रश्न ये है। तो दूसरी जो आप बात कह रहे हैं, तो इसमें क्यों कंसंट्रेट किया गया है केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर पे? क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जो लैंड है वो मतलब बेसिकली तराई का एरिया है, थोड़ा भावर का एरिया है, इन कंपैरिजन टू हिल की लैंड के ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। पानी बहुत कम गहराई पे उपलब्ध हो जाता है, सिंचाई की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर वो बागवानी और अगर एग्रीकल्चर करते हैं खेती, तो शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और दूसरा साथ साथ शायद सरकार की सोच ये भी रही है, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, जो पहले 12.5 एकड़ की सीलिंग थी लैंड परमिशन लेने के बाद गवर्नमेंट की, मतलब मैं गवर्नमेंट की परमिशन लेके अगर कोई लैंड खरीदता है एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए, तो मैं पहले 12.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट की परमिशन के बाद 12.5 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड खरीद सकता हूँ हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में। तो शायद सरकार खेती को, बागवानी को उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में बढ़ावा देना चाहती है। जब हम लोग कह रहे हैं कि कोई आदमी शिक्षा के लिए या हॉस्पिटल के लिए इन पर्पज़ से ज़मीन खरीद सकता है, क्या ये चीज़ सही है कि अगर ये पर्पज़ से पूरे उत्तराखंड में 13 के 13 जिलों में अगर शिक्षा के, हेल्थ के इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आता है, उस पर कोई अपनी ज़मीन खरीदना चाह रहा है तो वो एक्वायर कर सकता है? इसमें केवल शिक्षा और हॉस्पिटल ही नहीं है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है टूरिज़्म। और टूरिज़्म में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे मोटेल्स हैं जो रोड साइड में होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पा सेंटर्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। अगर हम ये भी खोलना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन से लैंड खरीद सकते हैं, अगर हम उत्तराखंड के सेक्शन 129 के टेन्योर होल्डर नहीं हैं तो हम तो ले ही सकते हैं। लेकिन म्यूनसिपल एरिया में अगर मैं कोई होटल खोलना चाहता हूँ, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, कुछ भी चीज़ मैं खोलना चाहता हूँ, तो म्यूनसिपल एरिया में मैं खोल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि उस म्यूनसिपल एरिया में अगर कोई मास्टर प्लान लागू होता है और जो ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ वो ज़मीन पर्टिकुलर जहाँ भी मास्टर प्लान में बैठती है वहाँ पर उस चीज़ की परमिशन हो। मान लीजिए अगर मैं कोई होटल खोलना चाहता हूँ तो मास्टर प्लान के अंदर वो एरिया कॉमर्शियल या कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई स्कूल खोलना चाहता हूँ तो वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए एरिया, अगर मैं कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ तो इंडस्ट्रियल होना चाहिए वो एरिया उसी म्यूनसिपैलिटी के अंदर, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी कुछ भी हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, तो वो तो अपनी जगह है। अब हम केवल बात कर रहे हैं गाँवों की। तो गाँवों के केस में क्या है कि हम उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में भी ज़मीन खरीद सकते हैं इन पर्पजेज़ के लिए, हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए या होटल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और पहाड़ों में भी खरीद सकते हैं। अब मेरा ये मानना है कि आज उत्तराखंड को बने हुए लगभग आप मान के चलिए पूरे 25 साल हो गए। ठीक है, मतलब नवंबर आ ही जाएगा, 25 साल पूरे हो गए मान के चलिए आप। तो ये 25 सालों के अंदर अगर हम इंटीरियर उत्तराखंड की बात करते हैं तो बाहर से लोग आए हैं, बाहर से लोगों ने आके छोटे
मकान बनाए हैं, मकानों को कई लोगों ने होम स्टेज में कन्वर्ट किया है, कुछ लोगों ने छोटे मकान बना के गेस्ट हाउसेज में कन्वर्ट किए हैं, कुछ लोगों ने छोटे होटल्स खोले हैं। लेकिन बहुत बड़े होटल्स का या बहुत मैसिव लेवल पे कोई इन्वेस्टमेंट पहाड़ में इंटीरियर्स में ऐसा आया नहीं है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड बेसिकली जो एरिया है आपका 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, तो हिमाचल से हम बेसिकली 2-1 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर कम है एरिया में। ठीक है, लेकिन हिमाचल में क्या है कि इंटीरियर्स में, जैसे अगर आप मनाली की बात करें तो मनाली बहुत इंटीरियर में है, कुल्लू की अगर आप बात करें तो कुल्लू बहुत इंटीरियर में है। मतलब मनाली जाने के लिए आपको करीब करीब चंडीगढ़ के बाद 250 किलोमीटर हिल्स में गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप देहरादून से 250 किलोमीटर हिल्स में गाड़ी चलाएं तो आप कहाँ पहुँचते हैं? गढ़वाल की तरफ। और अगर आप हल्द्वानी से 250 किलोमीटर गाड़ी चलाएं तो आप कहाँ पहुँचते हैं? कुमाऊं की तरफ। तो इंटीरियर्स में इलाके, तो वहाँ पर क्या है, बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट आया है, बड़े बड़े होटल्स खुले हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी लोग, चूँकि वो चंडीगढ़ के, पंजाब के इलाके के नज़दीक है, दिल्ली के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हिमाचल की ओर जाते हैं, उसके बावजूद जो हिमाचल का जीडीपी है उसमें जो टूरिज़्म है, पर्यटन का जो योगदान है वो करीब करीब 7% है। 7% है। हमारे वहाँ रिलीजियस टूरिज़्म ज़्यादा है। अगर आप हरिद्वार का एरिया ले लीजिए या चार धाम यात्रा ले लीजिए या कुमाऊं में भी कुछ रिलीजियस टूरिज़्म ले लीजिए, तो हमारे उत्तराखंड में जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जो जीडीपी है, जीडीपी में कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 16% योगदान है टूरिज़्म का, 16%। और ऑल इंडिया ये एवरेज कितना है, मतलब पूरे भारत सरकार के उसमें टूरिज़्म का कितना योगदान है जीडीपी में? करीब 6%। ठीक है, तो उत्तराखंड में 16% है कंजर्वेटिव एस्टिमेट। कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि ये जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इट्स अबाउट 40%, अगर हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लें। कोई एक सॉलिड डाटा नहीं है ऐसा जिसको हम मतलब क्वांटिफाई कर पाएँ और बता पाएँ कि हाँ ये 40% है, कितना है ये, ऐसा मतलब विभिन्न क्या कहना चाहिए, स्तरों पे ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि इस तरह के लेवल पे पहुंचा है। अब टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म बेसिकली एक सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अब आप जो बात कह रहे हो तो ये सर्विस इंडस्ट्री में हमारे वहाँ किस तरह का टूरिज्म हो रहा है? फिर अगर हमारे हिल्स में उतना मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई बहुत बड़े 5 सितारा होटल्स नहीं खुले हैं, कोई बहुत बड़े 5 सितारा रिजॉर्ट्स नहीं खुले हैं इंटीरियर्स में जाके, बल्कि मुझे तो इनकी कमी जो हमारे बसे बसाए अच्छे खासे शहर हैं, जैसे मान लीजिए हल्द्वानी है या रुद्रपुर है या कोटद्वार है या देहरादून है या हरिद्वार है, इन इलाकों में भी आप देखेंगे तो कुछ एक अपवादों को छोड़ के कोई बहुत बड़े होटल्स नहीं खुले हैं जिनके पास 200 रूम्स या 300 रूम्स या 400 रूम्स हों या 500 रूम्स हों, और जो बिल्कुल 5 स्टार होटल्स हों, लग्जरी होटल्स हों, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं खुले हैं। हाँ, कुछ इंटीरियर्स में लग्जरी होटल्स खुले हुए हैं गढ़वाल हिल्स में और कुमाऊं हिल्स में, लेकिन उनकी संख्या बहुत निग्लिजिबल है। तो ये टूरिज्म मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है 16% का जीडीपी में या 40% का जीडीपी में जो हम जिसके कयास लगा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है? ये क्या पिकनिक टूरिज्म है कि आदमी आ रहा है, वो अपना 2 दिन घूम रहा है, यात्रा कर रहा है या जो भी कर रहा है और फिर वापस चला जा रहा है? उसी यात्रा के दौरान वो जो रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको हम काउंट करके चल रहे हैं इस 40% में? किस तरह का टूरिज्म है? तो जो आप बात कह रहे हैं कि पहाड़ की जो ज़मीन है वो कैसे विकसित होगी, तो अगर आप कुमाऊं हिल्स को, गढ़वाल हिल्स को देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल के हिल्स जो हैं बहुत सुंदर हिल्स हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम भी काफ़ी कंपेरेबल हिल स्टेशंस में घूमे हुए हैं, हिली एरियाज़ में घूमे हुए हैं। अगर आप ऐसे बात करें, अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करूँ तो जैसे जो स्विट्ज़रलैंड है, अगर स्विट्ज़रलैंड की आप घाटियाँ देखें या सारी चीज़ें देखें जो आपने फिल्मों में देखी हों या कुछ लोगों ने साक्षात देखी हों, तो वो लोग भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, मानेंगे कि उत्तराखंड में उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम लोग स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोचते हैं कि नहीं साहब ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में जो जीडीपी है उस जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3% है केवल। हमारी तरह 16% या 40% नहीं है, 3% है, बेयरली 3%। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से इन चीज़ों को सोचें तो क्या हम उत्तराखंड में इंटीरियर्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते? तो जब मैं कह रहा हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में केवल 3% टूरिज्म है, तो बाकी 97% क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या उसमें प्रोडक्शन भी है? क्या वो चॉकलेट्स का प्रोडक्शन है, क्या वॉचेस का प्रोडक्शन है, क्या ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन है? तो क्या इस तरह की इंडस्ट्रीज पहाड़ों में नहीं लग सकती? क्या हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को केवल तराई की बेल्ट में ही कंसंट्रेट करेंगे और तराई की बेल्ट में कंसंट्रेट करके हम पहाड़ों को और ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं करेंगे? ये पहाड़ और तराई के बीच की खाई की बात नहीं है। बात यह है कि जो डेवलपमेंट होना है वो एक कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए,
उसने सारे इलाकों को कवर करना चाहिए, जितने ज़्यादा इलाके वो कवर कर सकें, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक भू कानून लाके क्या करना चाह रहे हैं कि केवल पहाड़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? तो क्या पिछले 25 सालों में पहाड़ सही तरीके से प्रोटेक्ट हो पाए हैं? क्योंकि ये तो तब से है ना, ऑलमोस्ट 2003 से मान लीजिए, ठीक है। तो क्या प्रोटेक्ट हो पाए हैं? ये जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी था, क्या तब प्रोटेक्ट हो पाए थे? ये भी एक सोचने की स्थिति है। और क्या आप प्रोटेक्शन हो पा रहे हैं? क्या उससे पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। हाँ, अब देखिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ रही हैं, सरकार सड़कें बना रही है, सब जगह सड़कें पहुंच रही हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, स्टेट हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बन रही हैं, हर इलाका कनेक्ट हो रहा है। लोगों की आकांक्षाएं जाग रही हैं, एस्पिरेशंस जाग रहे हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है सड़कों पे। हर आदमी अपना मकान बनाने की सोच रहा है, अच्छा मकान बनाने की सोच रहा है, विकसित होने की सोच रहा है, तो लोग मकान भी बना रहे हैं। तो ये जो मैं 3-4 चीज़ें आपको गिना रहा हूँ, अगर सड़क बन रही है, अगर मकान बन रहा है, अगर हॉस्पिटल बन रहा है, अगर स्कूल बन रहा है, अगर ये कहाँ बन रहा है? ज़मीन पे बन रहा है, हवा में तो बन नहीं सकता है। अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो कहाँ लग रही है? ज़मीन पे लग रही है। आपको ज़मीन तो चाहिए ना, ज़मीन पे लग रही है ना, ये कहाँ कहीं भी लग रही है, उत्तराखंड में ज़मीन पे लग रही है। तो आप जो एक भू कानून ला रहे हैं, क्यों नहीं एक ऐसा भू कानून लाते हैं जिसमें हमारी संस्कृति का भी प्रोटेक्शन हो सके और प्रमोशन भी हो सके, और जिसमें जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी सस्टेनेबल हो सके, और वो एरिया स्पेसिफिक ना हो, वो एक होलिस्टिक हो, वो सारे एरिया को। आप क्या कहना चाह रहे हो कि जैसे अभी वाला भू कानून है, इसकी वजह से उत्तराखंड में 2 तरीके के भू कानून लागू हो रहे हैं? नहीं, इससे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जैसी थी स्थिति पहले, वैसी स्थिति रह रही है। इसमें इन्होंने क्या किया है, बेसिक 3 चीज़ें की हैं कि पहले मैं 250 स्क्वायर मीटर की अगर लैंड आवासीय पर्पज़ के लिए खरीदता था म्यूनसिपल एरिया के बाहर, ग्रामीण क्षेत्र में, तो मैं सीधे जाके रजिस्ट्री कराता था। अब मुझे एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि साहब मेरी और मेरी फैमिली के पास केवल यही 250 स्क्वायर मीटर लैंड है जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और लूँगा तो सरकार से अनुमति लूँगा, जो मैंने बताया किसी अन्य प्रयोजन के लिए, गैर आवासीय। ठीक है, वो ये परमिशन जो लेगा किससे? वो इस राज्य सरकार से। अच्छा, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया कि अगर मैं किसी पर्पज़ के लिए लैंड खरीदता हूँ, मतलब मान लीजिए मेरा पर्पज़ है कोई इंडस्ट्री लगाना, मेरा पर्पज़ है कोई होटल लगाना, या मेरा पर्पज़ है कोई स्कूल लगाना या हॉस्पिटल लगाना, तो मैं पहले उसकी परमिशन जो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ से ले सकता था। अब मुझे उसकी परमिशन शासन से लेनी पड़ेगी। अगर मैं एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए भी कोई परमिशन लेना चाहता था, पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में वो लैंड आती थी, वो परमिशन दे सकते थे, अब वो सरकार देगी। ठीक है, ये 2 बेसिक बड़े चेंजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं है जो हम समझें कि जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो हो क्या रहा है, परमिशन अभी भी मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं मिल रही है, सरकार से मिल रही है, एक स्टेप ऊपर जाके मिल रही है। कमीशन का खेल अलग चल जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा? इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार से तो सारे राज्य जूझ रहे हैं हिंदुस्तान में, उत्तराखंड ऐसा कोई अपवाद नहीं है। अगर हम जब कंपैरेटिवली जब भी बात करते हैं ना, एक तो हर बार हिमाचल आ जाता है, भू कानून की भी बात होती है तब भी हिमाचल का भू कानून आ जाता है। तो क्या जो अभी वाला भू कानून आया हुआ है वो और हिमाचल के भू कानून में कितना अंतर है, या फिर एक जैसा है कुछ ऐसा? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश का बेसिकली हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1972 का, उसमें एक सेक्शन है 118, जैसे हमारे उसमें सेक्शन है यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट में 154 बेसिकली, राइट। तो 118 क्या कहता है, जो परमार साहब उनके पहले मुख्यमंत्री बने थे वो लेके आए इसको। तो वो बेसिकली क्या कहते हैं कि सेक्शन 118 के जो रूल्स हैं, वो जो इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स हैं, तो आप बेसिकली ये समझिए कि ज़मीन हिमाचल प्रदेश में कोई नॉन हिमाचली टेक्निकली खरीद ही नहीं सकता, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ टेक्निकली नहीं खरीद सकता, उसका मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश में वो कहते हैं कि जिसको लैंड खरीदनी है वो पहले एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, यानी उसके पास पहले से लैंड होल्डिंग होनी चाहिए। फिर वो, ये तो क्राइटेरिया हो गया आपको लैंड खरीदने के लिए। अब किस किस को छूट मिल सकती है लैंड खरीदने से? मतलब अगर मैं वहाँ किसी शहरी इलाके में रहता हूँ और किसानी नहीं करता हूँ तो तब भी नहीं खरीद सकता? तब भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती। आप किसी भी तरह की लैंड खरीदेंगे हिमाचल प्रदेश में तो आपको सरकार से परमिशन लेनी ही लेनी है। यहाँ की तरह नहीं है कि आप 250 स्क्वायर मीटर बिना सरकार की परमिशन के खरीद सकते हैं ग्रामीण इलाकों में। उत्तराखंड में आप शहरी इलाकों में कितनी भी खरीद सकते हैं,
हिमाचल में आप शहरी इलाकों में खरीदें, ग्रामीण इलाकों में खरीदें, सरकार की परमिशन तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था टेक्निकली नॉन हिमाचली वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, तो आपके लिए एग्रीकल्चरिस्ट होना जरूरी है सेक्शन 118 के हिसाब से, हिमाचल टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के हिसाब से 1972 के। प्लस अगर कोई आदमी वहाँ पर कोई सर्टेन ईयर्स से रह रहा था और हिमाचल के किसी स्टेट में काम कर रहा था, यानी मान लीजिए कोई हिमाचल में बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें कोई आदमी 20 साल से काम कर रहा था, तो उसको सरकार सर्टेन राइट्स देती है। क्या राइट देती है? कि वो 500 स्क्वायर मीटर तक लैंड खरीद सकता है सरकार की परमिशन से, नॉट बियॉन्ड 500 स्क्वायर मीटर्स। अगर ऐसा आदमी कहीं कोई दुकान खोलना चाहता है तो 300 स्क्वायर मीटर तक लैंड खरीद सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं खरीद सकता। ठीक है, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर सरकार यह कहती है कि अगर कोई नॉन हिमाचली जो हिमाचल में एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, वो हिमाचल में अगर ज़मीन खरीदना चाहता है, ज़मीन चाहे वो अर्बन एरियाज़ में खरीदे चाहे रूरल एरियाज़ में खरीदे। और जब आपने अर्बन और रूरल की बात की तो एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड में 2011 के सेंसस के हिसाब से 30% पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में। मेरे ख्याल से अब ये और ज़्यादा भी हो गया होगा, क्योंकि शहरी निकायों के इन लोगों ने शहरी इकाई भी बहुत बढ़ गए ना, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, जब 2018 का निकायों के चुनाव हुए थे शहरी, तो 84 निकाय होते थे जिसमें 7 नगर निगम होते थे। अब जब ये 2025 में चुनाव हुए हैं तो 2025 के चुनाव में हमारे वहाँ 105 नगर निकाय हैं। उस 105 में 11 नगर निगम हो गए हैं। तो 2018 से 2025 के बीच में सरकार ने लगभग 4 नए नगर निगम ही बना दिए हैं और नगर निगमों के कई का क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। तो हमारे वहाँ हम जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से बात करें, 2011 का डाटा है हमारे पास, 2021 में सेंसस हुआ नहीं है, तो मान के, और हम कह रहे हैं कि 4% के हिसाब से ग्रोथ रेट है अर्बन सेंटर्स में और 1.2% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ रेट है रूरल एरियाज में। और उसके सामने तो हमारी 31% एक्चुअली पॉपुलेशन है अर्बन, 69 है रूरल। अगर प्रेजेंट की सिचुएशन में अगर वैसे देखें, ग्रोथ भी लगाएं और एरिया भी लगाएं, शायद 45 से 50% के आसपास अभी शहरी। मान लेते हैं कि 4% की ग्रोथ हो रही है, तो 2011 के सेंसस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आज 15 साल हो गए, 14 साल हो गए। तो अगर आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60% ग्रोथ हो गई। अब ग्रोथ सिंपल नहीं हो रहा ना, ग्रोथ तो क्यूमुलेटिव है ना, कि 2012 में 4% बढ़ी तो 30% का 4% बढ़ी, मतलब 1.2% बढ़ी। फिर वो 31.2% हो गई तो अगले साल 31.2% का 4% बढ़ रही है ना, क्यूमुलेटिव है ना ग्रोथ। तो अगर आप उस हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे तो आप ये समझ के चलिए कि मतलब उत्तराखंड की पॉपुलेशन आज करीब 40% अर्बन होगी, लगभग। ठीक है, अब उसके सामने आप हिमाचल से देखिए, ये तब है जब हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी 2011 में। अब 2011 में साहब हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी? करीब 69 लाख। हिमाचल में कितनी % पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती थी साहब? 10%। 90% रूरल एरियाज में रहती थी। ठीक है, अब जो मैं आपको सेक्शन 118 बता रहा था हिमाचल का, जिस पे हम आते हैं वापस, तो वो जो आदमी वहाँ 20 साल से ऊपर से काम कर रहा है, तो वहाँ वो एक कहते हैं डोमिसाइल राइट्स। तो डोमिसाइल राइट्स में क्या है कि कुछ कंडीशन में 20 साल में डोमिसाइल मिल जाता है, कुछ कंडीशंस में 30 साल में डोमिसाइल राइट मिलता है। डोमिसाइल राइट मिलने के बाद आप सर्टेन टाइप ऑफ लैंड्स हिमाचल में खरीद सकते हो। तो जैसे मैंने बोला वो स्टेट वाला, तो कितने 500 स्क्वायर मीटर खरीद सकते हैं, 300 अगर उन्होंने कोई शॉप वगैरह खरीदनी है। अब अगर कोई बाहर का आदमी हिमाचल में खरीदना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको लैंड खरीदनी तो गवर्नमेंट की परमिशन से वो 150 स्क्वायर मीटर से लेकर 500 स्क्वायर मीटर तक खरीद सकता है। ठीक है, उसमें भी कंडीशंस हैं कि वो अर्बन सेंटर्स में खरीदेगा, कुछ कंडीशंस में ही केवल वो रूरल एरियाज में खरीद सकता है। अब ये कौन आदमी होगा जो 150 से 500 स्क्वायर मीटर के बीच में खरीद सकता है? यानी 150 स्क्वायर मीटर से नीचे नहीं खरीद सकता, 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर नहीं खरीद सकता। ये आदमी कौन होगा? क्या वो सुरेश नेगी होगा जो चलता फिरता वहाँ जाए और कहे कि साहब मुझे ज़मीन खरीदो? नहीं, उसकी कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशंस हैं, ये आदमी मतलब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की नज़र में इमिनेंट आदमी होना चाहिए कोई, मतलब जैसे पद्मा अवार्ड ही होना चाहिए कि भाई पद्मश्री मिली है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, या कोई पब्लिक फिगर होना चाहिए किसी भी फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में या इन फील्ड्स में। इस तरह की वहाँ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के लोगों को ही मिलेगा। और इन सब का भी अप्रूवल वहाँ पर कैबिनेट के लेवल पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हो हिमाचल में टेक्निकली। अब आप खरीद क्या सकते हैं अगर आप नॉन हिमाचली हैं? तो वहाँ पर बिल्टअप एरिया खरीद सकते हैं। बिल्टअप एरिया का मतलब क्या है कि किसी लैंड में जो अर्बन सेंटर है, केवल अर्बन सेंटर,
अर्बन सेंटर में अगर आपके पास कोई बनी हुई बिल्डिंग है तो वो बनी हुई बिल्डिंग आप खरीद सकते हो, उसका भी एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप फ्लैट खरीद सकते हो अगर वो अर्बन सेंटर में है या टाउन एरिया के अंडर आता है, ठीक है, तो मतलब कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के अंदर आता है तो आप खरीद सकते हो। तो अब जो बहुत सारे लोग नॉन हिमाचली हैं वो हिमाचल में जाके फ्लैट्स खरीदते हैं, भले वो शिमला खरीदें, कसौली खरीदें, सोलन खरीदें, जहाँ भी खरीदें वो ये खरीदते हैं। प्लस एक चीज़ और हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हिमाचल में शेड्यूल्ड एरियाज भी हैं। भाई अगर आप किन्नौर को पकड़ते हैं, लाहौल स्पीति को पकड़ते हैं, चंबा को पकड़ते हैं तो शेड्यूल्ड एरियाज में आते हैं ये। तो शेड्यूल्ड एरियाज में तो वैसे ही ज़मीन की खरीद फरोख्त वैसे ही नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हमारे वहाँ कोई शेड्यूल्ड एरिया है नहीं उत्तराखंड में, शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे वहाँ तो कोई शेड्यूल्ड एरिया है नहीं। शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज केवल इस वक्त 10 स्टेट्स में है, ठीक है, उसमें उत्तराखंड एक नहीं है, हिमाचल उनमें से एक स्टेट है। तो हमारे वहाँ तो कोई शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब हम इन दोनों को अब कंपेयर करें तो वहाँ तो बहुत सख्त भू कानून है, इसीलिए वहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ भी इतनी एक्सपोनेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन की। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल रूरल एरियाज़ में भी टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ उत्तराखंड के कंपैरिजन में बेहतर मिलेंगी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मतलब जो परसेप्शन है गलत हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है। और अब उसके सामने आप उत्तराखंड में आप देख रहे हैं तो ग्रोथ हो कहाँ रही है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की या हरिद्वार की उदाहरण के तौर पे, तो आप देखिए हमारे वहाँ ऐसे भी ज़िले हैं जिन ज़िलों की आबादी 2 लाख कुछ है, जैसे रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब हमारे वहाँ कुछ नगर निगम बने हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। हमारे वहाँ ऐसे भी नगर निगम है जैसे अल्मोड़ा, जिसमें 20,000 भी वोटर नहीं है, ठीक है, लगभग। तो जबकि वो हमारे उत्तराखंड की सबसे पुरानी म्यूनसिपैलिटी है, 18 कुछ में बनी थी, 1864 या 1868 में अल्मोड़ा, ठीक है। तो वहाँ 20,000 वोटर नहीं है, लेकिन वो नगर निगम है। पिथौरागढ़ नगर निगम है, 35-40 हज़ार वोटर है, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब मैं फिगर नहीं यहाँ पर बता सकता हूँ, पर 35-40 हज़ार से ज़्यादा वोटर नहीं है। तो ऐसे नगर निगम भी हैं हमारे पास। अब हमारे पास ऐसे नगर निगम भी हैं जहाँ 7-8 लाख वोटर है, जैसे मान लीजिए देहरादून, जो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम है। तो हमारी जो पॉपुलेशन रह रही है उत्तराखंड की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरिद्वार है, जहाँ 18 लाख कुछ पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से, ऑलमोस्ट 19 लाख है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे नहीं, देहरादून है। अच्छा, हरिद्वार देहरादून, हाँ, वो कुछ ही हज़ार से कम है हरिद्वार से। मतलब हरिद्वार अगर मान लीजिए 18 लाख कुछ है, वो 17 लाख कुछ है। तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है जो 16 लाख कुछ पे है। तो अब हम अगर कह रहे हैं कि जो हम ये परमिशंस दे रहे हैं एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की केवल इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमें मान के चल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, चूँकि हम हैवी इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगा रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ ठीक है, पहाड़ में वायबिलिटी नहीं बनेगी हैवी इंडस्ट्रीज़ की उतनी, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी एंगल देखना है, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी देखनी है, फिर आपको वापस जो आप एक मटेरियल तैयार कर रहे हैं उस मटेरियल को वापस मार्केट तक पहुंचाने की वायबिलिटी भी देखनी है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो आप अगर देखते हैं तो केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार की पॉपुलेशन को अगर आप मिलाते हैं 18 लाख कुछ और 16 लाख कुछ, तो ये 35 लाख हो जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो यानी वो 1 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन थी, 1 करोड़ कुछ हज़ार 2011 के सेंसस के हिसाब से, सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो 35% पॉपुलेशन तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। तो आप जो भू कानून ला रहे हैं उसमें आप अब जैसे जो सबसे ज़्यादा जो नगर निकाय हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा नगर निकाय हैं वो हमारे वहाँ किस जिले में है? उधम सिंह नगर में 14 नगर निकाय हैं, ठीक है। 2 नगर निगम है, आपका रुद्रपुर है, या काशीपुर है, और नगर पालिकाएँ हैं और नगर पंचायत हैं। तो आप अगर देखेंगे तो उस हिसाब से ये जो हम बात कर रहे हैं कि भू कानून से हम प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, किसका करना चाह रहे हैं? भाई नगर क्षेत्र तो आपने कवर किए नहीं। तो मैं जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बद्रीनाथ नगर पंचायत है, या केदारनाथ नगर पंचायत है, धारचूला है, या मुंशियारी है, या मान लीजिए जो बाकी नगर पंचायत हमारे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में है, उधर उत्तरकाशी है, उधर चमोली है, उधर रुद्रप्रयाग है, इधर पिथौरागढ़ है, या बागेश्वर है, या चंपावत है, तो क्या यहाँ पर हम प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं रूरल एरियाज़ में प्रॉपरली? प्लस एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि हमारे वहाँ लगभग 46% फॉरेस्ट है रिजर्व टोटल जियोग्राफिक एरिया का, ठीक है, उत्तराखंड के।
जो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा उत्तराखंड का एरिया, तो उसका 45-46% आप मान लीजिए रिजर्व फॉरेस्ट है। फिर उसके अलावा अगर आप देख लेते हैं जो हमारे इंटीरियर हिल्स हैं, जो हिमालयाज का हिस्सा है, ग्लेशियर है। हाँ ग्लेशियर्स एंड ऑल, इन सबको आप गिन लेते तो उत्तराखंड में लगभग जो लेट्स से सो कॉल्ड फॉरेस्ट कह लेते हैं हम, वो करीब 71% के आसपास है। तो आपके पास लैंड बचती कितनी है? 29%। आउट ऑफ दैट 29% लैंड, हाँ ठीक है चलिए, कुछ फॉरेस्ट हो सकता है म्यूनसिपल एरियाज के अंदर भी होंगे जो रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, हो सकता है कुछ फॉरेस्ट रिजर्व जो होंगे वो ग्रामीण एरिया के अंदर भी होंगे, वो सब चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम एक प्लेन बेसिस पे बात करें तो ये जो 30% हमारे पास ज्योग्राफिक एरिया बचता है, उस 30% ज्योग्राफिक एरिया का अगर आप एरिया देखते हैं, 3000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है आपका उधम सिंह नगर का, 2000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हरिद्वार का। ठीक है, अब हरिद्वार में ठीक है कुछ एरिया आपका जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है उनमें चला जाता होगा, कुछ सेंचुरीज में चला जाता होगा, उधम सिंह नगर में भी शायद कुछ हिस्सा चला जाता होगा। लेकिन तो 10 से 11% के आसपास उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है ज्योग्राफिक, उसका 10 से 11% तो केवल इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे है। पॉपुलेशन कितनी है? 35% है। ठीक है, अब हम फिर बात करते हैं कि साहब उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, जो करीब मान लीजिए 15-1 हज़ार करोड़ होता था आज से 20-22 साल पहले। अब आप उसको 1 लाख करोड़ के ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। 1 लाख कुछ करोड़ का बजट अभी मतलब हमारी विधानसभा में पास हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जीडीपी 3,95,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है कुछ, और हम ये कह रहे हैं मतलब ये लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं, और एस्टिमेट्स ही हैं बेसिकली, कोई कंफर्म फिगर तो है नहीं। और हम कह रहे हैं कि साहब हमारा करीब 2,95,000 जो है पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होती है बेसिकली कि आप जीडीपी को जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करो तो आपका पर कैपिटा इनकम आ गई। अब हम कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पर कैपिटा इनकम 2,95,000 रुपये की है। अब अगर हम यही इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, हिल्स में भू कानून ला के, जो भू कानून पहले से है, तो आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में कितने लोग इंटीरियर्स में ऐसे होंगे जो 2,95,000, यानी रफली आप मान के चलिए तो करीब 25,000 रुपया मोटा गिन लेते हैं, 24,000 कुछ रुपया आएगा, 25,000 रुपया जो पर मंथ कमा रहे हो, पर कैपिटा है ना ये तो अगर एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं, भले ही वो बच्चा हो, नया पैदा हुआ बच्चा हो, वो भी पर कैपिटा में आता है। तो अगर मान लीजिए 4 लोगों का परिवार है तो कुल मिला के मतलब अगर मैं 2,95,000 को एक राउंड फिगर में 3 लाख गिन लूँ तो 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि क्या उत्तराखंड के इंटीरियर में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी 6,000, 8,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। एक ज़माने में यही हमारी हिल्स की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा करते थे, जब लोग अधिकतर बाहर सरकारी नौकरियां करते थे या फौजों में नौकरियां करते थे और वहाँ से मनी ऑर्डर भेजा करते थे। तो क्या आज भी जो पलायन हो रहा है उसमें पलायन 2 तरह का है। एक पलायन ऐसा है कि जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है या ज़्यादा पैसा है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आज के हिसाब से जो अच्छी एजुकेशन समझी जाती है वो अच्छी एजुकेशन मिले, हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिलें। तो वो लोग पलायन कर रहे हैं अच्छे शहरों की ओर, बड़े शहरों की ओर, जहाँ पर मतलब ये सुविधाएँ मिल रही हैं, चाहे जैसी भी मिल रही हैं। ठीक है, एक ऐसा तबका जिसके पास पैसा ही नहीं है, ज़मीन कर नहीं पा रहा है क्योंकि ज़मीन में जंगली जानवर है, ज़मीन में पानी नहीं है, प्लस पॉपुलेशन नहीं रह रही है वहाँ पे। तो आपको ज़मीन खेती करने के लिए भी तो लेबर चाहिए, मतलब हाथ चाहिए। बिना हाथों के तो खेती नहीं हो सकती ना। हमारे पहाड़ों में कोई मशीनरी का बहुत इंटेंसिव यूज़ तो होता नहीं है खेती में, मॉडर्न मशीनरी का। तो हमारी जो खेती है पहाड़ों में वो अधिकतर कन्वेंशनल है, सीढ़ी नुमा खेत हैं, छोटे खेत हैं, चौड़े खेत नहीं हैं, तो मशीनरी का इस्तेमाल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो अब वो जो पहाड़ में आदमी है वो आ रहा है जो बाहर पलायन कर रहा है, वो किस लिए पलायन कर रहा है? वो तो इसी के लिए कर रहा है ना, 10,000, 15,000, 20,000, वही नौकरी कर रहा है वो 10,000, 15,000, 20,000। तो ये जो 2,95,000 की मेरी पर कैपिटा है, जिसमें मतलब पॉपुलेशन का हर व्यक्ति शामिल है, बड़ा बुजुर्ग, बच्चा, छोटा, महिला, पुरुष, सब, तो ये 2,95,000 का जो मेरा पर कैपिटा आ रहा है जीडीपी के हिसाब से, ये कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है? ये क्या केवल शहरों में ही कंसंट्रेट हो रहा है? क्या ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हम बना रहे हैं केवल वहीं कंसंट्रेट हो रहा है? और क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में तो कोई भी आदमी आके जिस पर्पज़ के लिए उसे लैंड खरीदनी है उस पर्पज़ के लिए वो लैंड खरीद सकता है, कितनी भी खरीद सकता है? तो हो सकता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में, नॉट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ की लिमिट में, भले वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपल काउंसिल हो या नगर पंचायत हो, उनके अंदर तो हो सकता है कि जो आदमी लैंड बेचना चाह रहा है उसको अपनी लैंड की सही कीमत मिल जा रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने वाले होंगे।
हो सकता है वहाँ पर लैंड का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा हो, और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सड़कें बनेंगी तो कहाँ बनेंगी। आज हम रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं तो किस पे बिछेगी। अगर आज हम रोपवे की बात कर रहे हैं कि साहब काठगोदाम से नैनीताल को जोड़ देते हैं, मसूरी को देहरादून से जोड़ देते हैं, या बाकी जो अन्य जगह हैं, या हम रेलवे लाइन को कर्णप्रयाग पहुंचा देते हैं या बागेश्वर पहुंचा देते हैं, तो कहाँ ज़मीन पे बनेंगी। आप सड़कें पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ज़मीन पे बनेंगी। तो जो ज़मीन पे जो डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो आजू बाजू की जो चीज़ें होंगी उसमें भी विकास लाएगा, उसमें भी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शहरी निकाय, ये जो म्यूनसिपल एरियाज हैं, यहीं कंसंट्रेट हो जाएगी, और गांव के आदमी के लिए पलायन करने के लिए और ज़्यादा कारण हो जाएंगे, स्पेशली जो इंटीरियर्स में रह रहे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं किन्हीं भी वजह से। क्या ऐसा हो सकता है? शायद हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ओवरऑल अगर मैं आपकी बात समझ पाया, तो जो ये नया वाला भू कानून है, इस हिसाब से एक आदमी है बाहर रहने वाला, तो वो ज़मीन खरीद सकता है। एक तो 11 डिस्ट्रिक्ट में जो शहरी निकाय हैं उसमें, प्लस हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये एक करेक्ट हो गया। हाँ, मतलब जो बाहर का आदमी है, अगर वो केवल आवासीय प्रयोजन के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर लैंड खरीदता वो है, सीलिंग पूरे स्टेट में वो 250 स्क्वायर मीटर लैंड खरीद सकता है रूरल एरियाज़ में, सेक्शन 154 के सब सेक्शंस के हिसाब से, और अर्बन सेंटर्स में वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फिर इसमें चेंज क्या हुआ? जो पिछली बार का भू कानून था और इस वाले में क्या खाली गवर्नमेंट कह रही है कि अच्छा हमने ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, या फिर कुछ ज़मीनी बदलाव भी ऐसे कुछ हुए हैं? ज़मीनी बदलाव मुझे कुछ नहीं दिखता। मतलब देखिए, अपना अपना परसेप्शन हो सकता है किसी को ज़मीनी बदलाव दिखता हो, लेकिन मैं इस तरह से बताता हूँ कि बदलाव हुआ क्या है, और आप खुद समझिए कि ज़मीनी बदलाव हुआ है या नहीं है, या होगा कि नहीं होगा। ये जो फरवरी 2025 में सेक्शन 154 में, सेक्शन 154 में जो कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं उत्तराखंड सरकार ने, इससे पहले क्या स्थिति थी, पहले ऐसे समझते हैं। इससे पहले ये स्थिति थी कि ग्रामीण इलाके में जो नॉन शहरी इलाका है, शहरी इलाके से मेरा मतलब है जो जियोग्राफिक बाउंड्री विद इन किसी नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के अंदर थी, उसके बाहर जो एक नॉन उत्तराखंडी था। नॉन उत्तराखंडी कौन था इसके हिसाब से? जो मैंने आपको समझाया कि जो सेक्शन 129 ऐसी जमींदारी एबोलिशन एक्ट का, जो पहले से यहाँ पर टेक्निकली, मतलब प्रैक्टिकली समझ लेते, जो पहले से लैंड होल्डर नहीं था जी, ठीक है। या जब ये पहली बार लागू किया गया था 2003 में एक ऑर्डिनेंस लाके, तो उसमें एक कट ऑफ डेट रखी गई थी 12 सितंबर 2003 की, 12 सितंबर 2003 की। या ऐसा आदमी जिसके पास 12 सितंबर 2003 को या 3 से पहले उत्तराखंड में लैंड थी, वो लेकिन सेक्शन 129 में नहीं था, ठीक है, पर उसके पास उसकी लैंड थी, उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली थी 12 सितंबर 2003 से पहले। तो सेक्शन 129 के लोग और 12 सितंबर 2003 से पहले जिन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी वो लोग और उनके परिवार के लोग, तो उत्तराखंड में जहां भी चाहें, जो भी जमीन चाहें, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कितनी भी चाहें खरीद सकते हैं, ठीक है। लोग से मतलब इसमें कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, सब इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जो लोग इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते थे, यानी जो पहले से लैंड होल्डर नहीं थे और जिन्होंने बाहर से आके उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पहले ज़मीन नहीं खरीदी थी, वो लोग क्या कर सकते थे? इसी 12 सितंबर 2003 की डेट के बाद से केवल एक लिमिटेड अमाउंट में लैंड खरीद सकते थे। पहले वो 500 स्क्वायर मीटर थी, अब वो 250 स्क्वायर मीटर है। वो इस भू कानून में नहीं की गई है 250 स्क्वायर मीटर, वो पहले ही कर दी गई थी 2007 के लगभग। तो वो 250 स्क्वायर मीटर ही खरीद सकते हैं। कहां खरीद सकते हैं? रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में खरीदने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 250 से ऊपर भी खरीद सकते हैं सेम आदमी, ठीक है। ये पहले एक पुरानी व्यवस्था मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी पुरानी व्यवस्था क्या थी? अगर कोई आदमी 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा खरीदना चाहता था गांवों में, रूरल एरियाज में, तो वो क्या करता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहां अप्लाई करता था कि साहब मेरा ये पर्पस है, और अगर वो पर्पस जो था परमिसिबल होता था लैंड एबोलिशन एक्ट के हिसाब से, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको परमिशन देते थे। उसमें तब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड था, और ये पूरा उत्तराखंड में लागू था। दो हो गई क्लियरिटी, एक 250 स्क्वायर मीटर आवासीय पर्पज के लिए, एक किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर थी लेकिन 12.5 एकड़ से कम थी।
जिसकी परमिशन मैं डीएम से लेता था। उसमें मेरा प्रायोजन होता था स्पेसिफिक, मैं कोई होटल खोलना चाहता हूँ, रिजॉर्ट, जो भी, बागवानी, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा मोटा क्राइटेरिया नहीं था। बस एक क्राइटेरिया था जो सरकार ने और थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो पहले ये था कि मैं जिस प्रायोजन के लिए ज़मीन खरीदता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद, तो मैं उसी प्रायोजन में उस लैंड का इस्तेमाल कर सकता था। मान लीजिए मैंने लैंड खरीदी स्कूल खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद, चूंकि मैं उत्तराखंड में लैंड होल्डर नहीं था और ना ही मैंने 12 सितंबर 2003 से पहले कोई लैंड खरीदी थी, मैंने वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन ली और किसी रूरल एरिया में जो है एक लैंड ले ली। प्रायोजन मेरा मान लीजिए स्कूल खोलने का था। तो अगर मैं स्कूल नहीं खोलता था तो तब भी वो लैंड जो थी गवर्नमेंट में वेस्ट हो सकती थी, गवर्नमेंट में समाहित हो सकती थी। वो पहले से प्रोविजन है सेक्शन 167 में, ठीक है। अच्छा, अब ये लैंड जो थी जब भी बिकेगी तो केवल इसी प्रायोजन के लिए बिक सकती थी, यानी कि उसको जो भी खरीदता वो स्कूल ही खोल सकता था उसमें, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड का लैंड होल्डर होता या कुछ भी होता। अब परिवर्तन क्या हुआ है, जो फरवरी में सेक्शन 154 में जो कुछ सुधार किए, तो क्या परिवर्तन हुआ है। पहले केस में मैं 250 स्क्वायर मीटर ही खरीद सकता हूँ अभी भी। बस ये हो गया कि जब मैं अब खरीदने जाऊँगा तो मुझे रजिस्ट्री कराते समय एक एफिडेविट भरना है, शपथ पत्र देना है। वो शपथ पत्र में मैं कहूँगा कि यही मेरी 250 स्क्वायर मीटर है जिसे मैं खरीद रहा हूँ, और मैं अन्य कोई अगर ज़मीन खरीदूंगा तो मैं सरकार की अनुमति के बाद ही खरीदूंगा। अन्य ज़मीन में वो ज़मीन शामिल होगी जिसमें मेरा कोई अन्य प्रयोजन है, लेकिन मैं ये इसी पर्पज़ के लिए ज़मीन 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। कहाँ? ग्रामीण इलाकों में। शहरी इलाके में खरीद सकता हूँ, फिर भी ग्रामीण के लिए केवल बात हो रही है जहाँ ये एक्ट लागू होता है, ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, मैं अब किसी अन्य प्रयोजन के लिए खरीदना चाहता हूँ, ग्रामीण इलाके में खरीदना चाहता हूँ, तो मैं पहले कहाँ जाता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास परमिशन लेने। अब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाऊँगा परमिशन लेने के लिए, अब मैं जाऊँगा सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मेरे प्रायोजन को देखते हुए अगर एक्ट उसे अलाउ करता तो मुझे परमिशन देगी, ठीक है। एक छोटा सा इन्होंने परिवर्तन ये किया है कि पहले, अब मान लीजिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, तो मैं इसको अगर उसी पर्पस के लिए बेचता हूं किसी को आगे, तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए बेचने के लिए। उसी पर्पस के लिए बेच रहा हूं, चाहे वो मैं उत्तराखंड में जिसके पास लैंड होल्डिंग है, 12 सितंबर 2003 से पहले किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी कि नहीं खरीदी थी, नया आदमी है, मैं बेच सकता हूं, परमिशन की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने इस प्रायोजन से, मान लीजिए मैंने स्कूल खोलने के नाम पे ली थी और मैं इससे अलग हट के बेचना चाहता हूं, अब जो परचेजर है वो चाहता है कि नीचे मैं होटल बनाऊंगा इसमें, तो मुझे क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की फिर से उसको बेचने के लिए, अगर वो उत्तराखंड में उसके पास पहले से लैंड होल्डिंग नहीं है या पहले से कोई अचल संपत्ति नहीं है जो 12/9/2003 से पहले खरीदी गई है, ठीक है, या उस दिन खरीदी गई है। अब इसमें एक जो चेंज कर दिया वो कर दिया कि अगर कोई एक ऐसा आदमी था जो सेक्शन 129 के तहत लैंड होल्डिंग करता था, उत्तराखंड में पहले से लैंड होल्डिंग, उत्तराखंड का ही रहने वाला था, उत्तराखंड का ही रहने वाला था, ऐसे समझ लीजिए, डोमिसाइल्ड इन उत्तराखंड था, इस तरह से समझ लेते हैं इसको। और जो आदमी जिसने 12 सितंबर 2003 या उससे पहले ज़मीन खरीदी थी, ये दोनों लोग अगर वो ज़मीन खरीदने जाते हैं जो मैंने स्कूल के पर्पज़ के लिए खरीदी थी या किसी व्यक्ति ने स्कूल के पर्पज़ के लिए खरीदी थी, तो वो इसको खरीद के किसी अन्य पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है जो कुछ हद तक शायद इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। वो किसी भी चीज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस केस में? कि बेचने वाला तो लेट्स से नॉन उत्तराखंडी, एग्जांपल के तौर पे, खरीदने वाला उत्तराखंडी है, मतलब इसके पास लैंड होल्डिंग है या 12/9/2003 से पहले लैंड है, वो खरीदने जा रहा तो सरकार की परमिशन नहीं चाहिए बेचने वाले को, भले ही वो उसका प्रायोजन कोई दूसरा हो जाए अब। लेकिन अगर वो किसी ऐसे आदमी को बेचता जो उत्तराखंडी नहीं है या जिसके पास 12 सितंबर 2003 से पहले लैंड नहीं है, तो सरकार की परमिशन चाहिए अगर प्रायोजन चेंज हो रहा है तो। ये दो परिवर्तन किए गए हैं। इसी में एक परिवर्तन और किया गया जो पहले से था बेसिकली, कि जिसको हम लैंड दे रहे हैं किसी प्रायोजन के लिए ग्रामीण इलाकों में, तो वो आदमी उस लैंड को मॉर्टगेज कर सकता था, लोन उठा सकता था बैंक से, आज भी उठा सकता है, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए गलती से जिस आदमी ने उस लैंड, मान लीजिए एक व्यक्ति आया, उसने कहीं पर, अब इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला, यहाँ सीलिंग खत्म हो गई 12.5 एकड़ की लैंड लेने के लिए, लैंड लेने के लिए मैं एग्रीकल्चर या बागवानी या किसी पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, बाकी 11 जिलों में वो 12.5 से ऊपर नहीं हो सकती परमिशन, ठीक है।
अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने एक लैंड ली कहीं पर, मान लीजिए 10 एकड़ लैंड ले ली, गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, किसी रूरल एरियाज़ में ले ली और किसी पर्पज़ के लिए ले ली, मान लीजिए हॉस्पिटल खोलने के लिए ले ली। उसने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लेने के बाद वो लोन नहीं दे पाया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, डिफ़ॉल्टर हो गया, और वो सरफाइसी एक्ट में जो 2002 का है, जो बैंक्स को बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन का राइट देता है, उसमें बैंक ने उसे ऑक्शन करना चाहा, बेचना चाहा। तो ऐसे ऑक्शन करते समय बैंक को फिर से सरकार से परमिशन नहीं लेनी है कि साहब ये तो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए दी गई थी, परमिशन नहीं लेनी है। खरीदने वाले को भी परमिशन नहीं लेनी है। और अगर ये खरीदने वाला उत्तराखंडी है, यानी जिसके पास सेक्शन 129 की लैंड है या 12 सितंबर 2003 से पहले लैंड है, तो वो आदमी उस लैंड को लेके किसी भी पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकता है और उसके पास पूरे ट्रांसफरेबल राइट्स आएंगे। कैसे राइट्स आएंगे? ट्रांसफरेबल। और जो परमिशन लेके खरीद रहा है उसकी लैंड किस कैटेगरी में रजिस्टर होगी? स्पेशल कैटेगरी में। वो हमेशा स्पेशल कैटेगरी रहेगी। लेकिन अगर ये उत्तराखंडी आदमी खरीद रहा है, जिसने या जिसके पास 12 सितंबर 2003 से पहले लैंड है उत्तराखंड में, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, वो खरीद रहा है, तो वो उसको ट्रांसफरेबल राइट्स मिल जाएंगे, यानी उसके लिए फ्री होल्ड हो जाएगी वो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें जो ये चेंजेस लागू होंगे, ये जब एक्ट लागू होगा उससे पहले अगर किसी ने कोई ज़मीन खरीदी हुई है तो उस पे भी लागू होगा? नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव ही है। जिस डेट को भी इसमें गवर्नर अपना एसेंट लगाएंगे और जिस डेट से भी गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स को बेसिकली, ये कोई नया एक्ट नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। ये बेयरली एक मतलब जो यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है 1950 का, जैसा उत्तराखंड में लागू होता था और टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है, कई बार दसियों बार अमेंड हो चुका है 2000 से लेके अब तक, उसी तरह से एक अमेंडमेंट है। और उसमें सेक्शन 154 है बेसिकली, जिसमें बेसिक अमेंडमेंट है। एक थोड़ा सा अमेंडमेंट सेक्शन 156 में किया गया है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अब 30 साल तक के लिए आप अपनी लैंड को, जितनी भी लैंड है, कुछ पर्टिकुलर पर्पजेस के लिए जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, आप लीज पे दे सकते हैं। तो यानी मैं हिल्स में ज़मीन खरीद नहीं सकता हूँ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए, लेकिन लीज पे दे सकता हूँ। ओके। तो जो आपका एक प्रश्न था कि पहाड़ में नहीं करना चाहती, तो पहाड़ का अगर आदमी जो बेच नहीं सकता वो लीज पे दे सकता है, और लीज पे जब देगा तो विद लीज रेंट ही देगा, मतलब उसको रेंट भी लेना है। तो एक ये छोटा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। लॉन्ग टर्म में अभी ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार को अलग रखने के आप कुछ ऐसा इम्पैक्ट देख रहे हो कि ऐसे लॉन्ग टर्म में, जैसे एक हम मुझे समझ में आता है कि शायद इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो पलायन है उसकी वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पर को आएंगे, तो जो एक ऑलरेडी हरिद्वार और उधम सिंह नगर को लगा के 20 विधानसभा सीटें भी हो जा रही हैं वहाँ पर को, और ये जो परिसीमन होना है 26 वाला, फिर उसके बाद लगभग 7-8 सीटें और बढ़ जानी है इस वाले में, तो क्या ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा? नहीं, देखिए, जो परिसीमन होना है, परिसीमन की तो कई कंडीशंस होती हैं। पॉपुलेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता उसका। पॉपुलेशन इज़ द बेसिक क्राइटेरिया बट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया। हम उस पर नहीं जाते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर कभी और बातचीत करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि हमको बेसिक जो मेरे समझ में आती हैं चीज़ें, हमको जब हम भू कानून की बात करते हैं, जब हम लैंड एक्ट की बात करते हैं, कोई भी एक्ट जो लैंड को डील करता हो, तो उसमें हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होता है हमें अपने स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, एक हमें ध्यान रखना है अपने सोशल अपलिफ्टमेंट का। अब जब मैं सोशल अपलिफ्टमेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अपलिफ्ट नहीं हो पाए उन्हीं का अपलिफ्टमेंट है, जो हो चुके हैं उनका और अपलिफ्टमेंट है, और जो नहीं हो रहे उनका भी अपलिफ्टमेंट है। थ्रू आउट होना चाहिए उत्तराखंड। ठीक है। तीसरा है जो बहुत सारे मैं देख रहा था और बहुत सारे मैं समाचारों में पढ़ रहा था, जो आंदोलन चल रहे थे भू कानून को लेके, वो शायद कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाओ। तो जो तीसरा मुद्दा है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो गया, कल्चरल प्रमोशन और प्रोटेक्शन का है। ठीक है। तो एक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा हो गया, एक हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट का मुद्दा हो गया, एक हमारा कल्चरल प्रोटेक्शन नहीं कहना चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा हो गया। 3 बेसिक मुद्दे होते हैं। अब जो आपका सवाल है कि क्या इससे इन 2 जगह पे ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा, तो उनको हमें इन परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि पर कैपिटा इनकम 2,95,000 रुपया, जीडीपी, ठीक है, हमने कहा भाई 3,94,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो ये कहाँ से आ रहा है जीडीपी इतना?
टूरिज़्म ठीक है, टूरिज़्म हो सकता है पूरे स्टेट में हो रहा हो या स्टेट के कुछ हिस्सों में वो कंसंट्रेट हो रहा हो, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है? तो जो हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 2003 में, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जो इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन हुआ वो कहाँ हुआ? वो मेजरली इन 2 जिलों में हुआ। उधम सिंह नगर में 3-4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बने, सितारगंज में बना या पंतनगर में बना, ठीक है। और हरिद्वार में आपको पता ही है इंडस्ट्रियल स्टेट्स जितने बने, थोड़ा बहुत एक आध कुछ देहरादून डिस्ट्रिक्ट के 1-2 तहसील्स में बने, ठीक है। वो कंपैरेटिवली उतने बड़े नहीं बन पाए। तो जब हम जीडीपी में क्या है, मतलब जब हमारा प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, भले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसी से ग्रोथ आएगी। तो अब जो उत्तराखंड जो ये 15,000 करोड़ रुपए के बजट से 1 लाख कुछ करोड़ के बजट में पहुंच गया, जो जीडीपी इतना बड़ा पहुंच गया हमारा, मतलब लगभग आप मान लीजिए 4 लाख करोड़ रुपया जीडीपी है, मतलब 3,94,000 करोड़ है एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो ये कहाँ से आई? इसमें बहुत बड़ा योगदान बढ़ते हुए रूप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का नहीं है। हमारे वहाँ उत्तराखंड में जो कल्टिवेबल लैंड है, मतलब जिसमें खेती हो सकती है, वो पूरे एरिया का अप्रॉक्सीमेटली 15-16% है, 15-16% से ज़्यादा है नहीं। और ये जितनी इंडस्ट्रियल बेल्ट बनी है, ये किस पे बनी है? ये मोस्ट फर्टाइल लैंड पे बनी है। अगर आप जैसे पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, या सितारगंज इंडस्ट्रियल स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, या हरिद्वार में जो BHEL या बाकी जगह पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये एरिया अधिकतर फर्टाइल लैंड थी, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स इन एंटायर इंडिया, राइट। तराई का बेल्ट थी, पानी नज़दीक था, सब कुछ नज़दीक था। तो ये जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जो 35 लाख पॉपुलेशन इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, जो आप ये 2 डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो मान लीजिए 18 लाख कुछ हरिद्वार में थी, 16 लाख कुछ उधम सिंह नगर में थी। तो जो 35 लाख की पॉपुलेशन थी, लगभग ऑलमोस्ट 35% ऑफ इंटायर उत्तराखंड पॉपुलेशन विद इन 10% ऑफ जियोग्राफिक एरिया, मतलब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का करीब 5-1 हज़ार कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का मिला के, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेसिक थ्रस्ट जो है, हम इसे माने ना माने, हम लोग मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक ऐसी जगह पे जी रहे होंगे जहाँ मतलब हम अपने आप को समझा रहे होंगे, अगर हम ये ना मान के चलें कि जो आज उत्तराखंड में मेजर पैसा है वो तराई बेल्ट से आ रहा है। ये सच्चाई है और हमें स्वीकारनी चाहिए, ठीक है। रोजगार भी जो ज़्यादा पैदा हो रहा है वो तराई बेल्ट से हो रहा है। हम अगर टूरिज़्म की बात करते तो टूरिज़्म का योगदान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उतना ज़्यादा है नहीं जितना हमें मतलब लगता है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग टूरिज़्म में एम्प्लॉयड हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप हो रही है, पैसा यहाँ जनरेट हो रहा है, और जो हमारी खेती भी अच्छी होती है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है। थोड़ा देहरादून मतलब ज़िला इसमें अगर मिला लीजिए तो फिर उसके अलावा बाकी ज़िलों में जो खेती है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है और उसका उतना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कुछ लोग मतलब महंगी खेती कर रहे हैं पहाड़ों में, जैसे मतलब फ्लोरिकल्चर हो रहा है या मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ये सब हो रही है, वो ठीक है अपनी जगह पे। तो पैसे तो यहाँ जनरेट हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्या ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम यूपी बॉर्डरिंग एरियाज में कर रहे हैं, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूपी बॉर्डरिंग एरियाज में हो रहा है, क्या इस डेवलपमेंट का एक्चुअल फायदा, वो जो 2,97,000 पर कैपिटा इनकम नॉमिनल हम कह रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में ऊपर इंटीरियर में जो लोग ऊपर तिब्बत बॉर्डर के संग रह रहे हैं या इधर नेपाल बॉर्डर के संग ऊपर रह रहे हैं इंटीरियर्स में, क्या वहाँ तक पहुँच रहा है? जो इंटीरियर्स के गाँव हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा पहला गाँव है माना गाँव या ये गाँव, इन गाँव तक पहुँच रहा है? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आया। दूसरा, आप सोशल अपलिफ्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है, जो मैं आपसे बातें कहना चाह रहा हूँ। अगर हम सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं तो पलायन क्यों हो रहा है? शायद वहाँ अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि सोशल अपलिफ्टमेंट में सब कुछ आता है। 3 बेसिक चीज़ आती हैं। आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जो ज़िंदगी से आप संतुष्ट हों, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है, और आपको अपने घर के आसपास रोज़गार मिले। रोज़गार भले खेती से मिले या किसी और प्रायोजन से मिले। तो आपके पास अगर शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा या रोज़गार नहीं होगा, तो आप पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे किसी भी जगह से। ये हमारे उत्तराखंड के हिल्स के लिए नहीं है, सभी इलाकों के लिए है। तो सोशल अपलिफ्टमेंट, तो सोशल अपलिफ्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसंट्रेटेड है, क्या इसको यहाँ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सरकार कर रही है, लेकिन क्या अच्छे से हो पा रहा है, ये एक डिबेट का मुद्दा है। तीसरा है कल्चरल प्रोटेक्शन का, प्रमोशन का। अब कल्चरल प्रोटेक्शन और प्रमोशन की आप बात करते हैं तो कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो
अलग अलग इलाकों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है कल्चर में। अब हम अगर नेटिव कल्चर को बचाने की बात करते हैं, अपने कन्वेंशनल कल्चर को बचाने की बात करते हैं, तो कन्वेंशनल कल्चर में बचाने में हम किस कल्चर को बचाने की बात कर रहे हैं? क्या जो हमारे कस्टम्स हैं उनको बचाने की बात कर रहे हैं, या जो हमारा पहनावा है, जो हमारी बोली है, उसको बचाने की बात कर रहे हैं, या हम एक ओवरऑल संस्कृति की बात कर रहे हैं? अगर हम ओवरऑल संस्कृति की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो ये पहले दो मैंने क्राइटेरिया बताए वो सबसे ज़्यादा जरूरी। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए आपको, दूसरा आपको सोशल अपलिफ्टमेंट चाहिए। जब आदमी सोशली अपलिफ्टेड महसूस करेगा, इकोनॉमिकली डेवलप्ड महसूस करेगा, तभी वो अपनी जड़ पर रुकेगा। जब आदमी अपनी जड़ पर रुकेगा तभी उसका कल्चर रुकेगा, क्योंकि ये तो एक ना मतलब चेन है। अगर मान लीजिए कि एक हम सोचते हैं कि हम अपनी कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा को किसी तरह से बचाएं, या जौनसारी भाषा को बचाएं, या जो लोग हमारे कुछ शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ भाषा बोलते हैं आपका सितारगंज के इलाके में, उसको अगर हम बचाएं, अगर हम ये सोचते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो लोग वहाँ बचें। नहीं तो इस दुनिया में हज़ारों भाषाएँ ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई हैं, उनको बोलने वाले कोई नहीं बचे, जिनको बोलने वाले कई ज़माने में हज़ारों की संख्या में होते थे, लाखों की तादाद में भी होते थे। ठीक है, तो रिपोर्ट्स हैं कि कई मतलब सैकड़ों की संख्या में भाषाएं जो हैं हर साल लगभग विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हम भाषा को, संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें इन दो पैरामीटर्स पे पहले ध्यान देना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, और इंश्योर करना होगा कि ये दोनों चीज़ें वहाँ पहुँचें जहाँ हम संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आदमी जड़ में नहीं रहेगा अपनी, तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? तो संस्कृति में एक जो हमारा खेती करने का तरीका होता था वो भी संस्कृति का एक हिस्सा था। जो लोग बाखोली में रहते थे वो भी एक संस्कृति का हिस्सा होता था। जो लोग जिस तरह से पहाड़ों में मतलब विभिन्न पर्वों में जो मतलब नृत्य किया करते थे, गीत गाया करते थे, वो भी एक संस्कृति का हिस्सा है। तो उस संस्कृति को बचाने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उस इलाके का सोशल अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे पीछे की सारी बातों को हटा दें और इस पर ये देखें कि इससे पहले त्रिवेंद्र रावत वाली जो सरकार थी, उस समय जो भू कानून आया था, उस समय वाले भू कानून और इसमें क्या अंतर है? जैसे वहाँ सीलिंग हट गई थी, कह रहे थे, बड़ा बवाल हुआ था कि एजुकेशन के नाम पे इन्वेस्टमेंट आएगा इसलिए सीलिंग हटा दी है, ये सो करके। क्या वो सीलिंग अभी रही हुई है या क्या किया है उसका? देखिए, वो ऐसा था बेसिकली कि जैसे मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट की परमिशन से हम लैंड खरीद सकते हैं, मतलब हम नॉन उत्तराखंडी हैं मान लीजिए, तो वो मैंने बताया आपको सेक्शन 129 और प्लस जो एक कट ऑफ डेट थी 12 सितंबर 2003 की, अगर मैं उन दोनों में फॉल नहीं करता हूँ और मैं उत्तराखंड में ज़मीन खरीदता हूँ तो सरकार से परमिशन लेता हूँ। तो ये जो सेक्शन 154 का अमेंडमेंट होता है, जिसको आप भू कानून बोल रहे हैं बार बार, तो सेक्शन 154 का एक सब सेक्शन, मतलब सब सेक्शन है 1, ये यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट का एक सब सेक्शन है 154 का। तो सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 154 वो एक सीलिंग करता है कि आप 12.5 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट के पास आता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि साहब मुझे लैंड खरीदनी, मुझे दे दो, मुझे स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, होटल जो भी है, ठीक है। तो वो उस समय क्या किया गया था, जो वो वाली गवर्नमेंट थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट में ये सीलिंग हटा दी गई थी कुछ पर्पजेज़ के लिए, यानी मैं 12.5 से ऊपर भी खरीद सकता था और पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में कहीं भी खरीद सकता था। ठीक है, अब क्या किया गया है कि ये सीलिंग है 12.5 एकड़ की, ये पहले भी लागू कर दी गई थी उस सरकार के जाने के बाद। ये 12.5 एकड़ की सीलिंग अभी भी है, लेकिन केवल 2 जिलों में नहीं रही, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। बाकी जो 11 जिले हैं हमारे, उन 11 के 11 जिलों में, अगर आप उत्तरकाशी मतलब देहरादून से शुरू करें, देहरादून है आपका, इसमें शहरी निकाय वाला जो है, जैसे ये केवल ग्रामीण इलाकों में नहीं खरीद सकते हैं, शहरी और पूरे 11 जिलों में नहीं खरीद सकते। नहीं, देखिए ऐसा है ना, शहरी तो इसका एक्ट का हिस्सा ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, इससे बाहर है, इसके जुरिडिक्शन से बाहर है शहरी हिस्सा। अब 11 जिलों के ग्रामीण इलाके, मतलब हाँ टेक्निकली समझो तो ग्रामीण इलाके, 11 जिलों के ग्रामीण इलाकों में पहले जो था वो सीलिंग हटा दी गई थी कुछ स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए। अब वो सीलिंग फिर री इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अब जो ये नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं सेक्शन 154 में, तो इसमें जो बेसिकली सब सेक्शन 1 है सेक्शन 154 का, उसको रखा गया है 12.5 एकड़ की सीलिंग रहेगी। यानी मैं अगर स्कूल खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, होटल खोलना चाहता हूँ, 12.5 एकड़ से ज़्यादा मैं गवर्नमेंट की परमिशन के बावजूद भी नहीं ले सकता, लेकिन उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में ले सकता हूँ, वहाँ सीलिंग हट गई है। ठीक है,
ये बेसिक सा फ़र्क है। हमारे उत्तराखंड में ग्रामीण और शहरी निकायों की ये जनसंख्या की आबादी का अनुपात वगैरह है, तो ये जो नया भू कानून आ रहा है या फिर जिसको हम अमेंडमेंट कह रहे हैं, ये किस तरीके से इस पे चेंज लाएगा, ये कैसे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि भू कानून में कोई ऐसा विशेष परिवर्तन तो है नहीं, खाली बस एक आपको परमिशन लेने का लेवल बदल गया। जो डिस्ट्रिक्ट में मतलब मीन्स की अगर मैं आवासीय परियोजन के इतर अगर ज़मीन ले रहा था 250 स्क्वायर मीटर के अलावा, तो मुझे परमिशन जो लेनी थी वो शासन से लेनी है। एक जो बेसिक फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है। और मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए लैंड 11 जिलों में नहीं ले सकता हूँ, केवल 2 जिलों में ले सकता हूँ, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। लेकिन मैं जो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है उत्तराखंड का, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे मतलब मान लीजिए एक और तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, जिसकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 19 लाख है। एक और हमारी पास डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग, जिसकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 2.5 लाख है, 2,60,70,000 के आसपास है, ठीक है। तो हम लगभग में बातें कर रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं। और अब उसके सामने अगर आप देखें जो हरिद्वार है, अगर हरिद्वार में 18 लाख कुछ की पॉपुलेशन में 14 नगर निकाय हैं आज के दिन जो 2025 के चुनाव हुए, या उधम सिंह नगर में जो 16 लाख कुछ पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से, और 18 निकाय हैं, जो मैं शायद पहले कभी कुछ ज़्यादा मतलब 14 या कुछ बोला था, तो 18 नगर निकाय हैं। तो आप समझिए कि 16 लाख कुछ की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 18 नगर निकाय हैं। और उसी के सामने अगर हम रुद्रप्रयाग चले जाते हैं तो रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि करीब 6 नगर निकाय हैं, जिसमें से एक नगर निकाय केदारनाथ भी है। तो 2.5 लाख की पॉपुलेशन में अगर आपके पास 6 नगर निकाय हैं, तो आप ये सोचिए कि जो अर्बनाइजेशन है वो कितनी रैपिडली इन जगह पे जा रहा है। अब उसी के सामने अगर आप जैसे मान लीजिए हम उत्तरकाशी को देख लें एक बार के लिए, तो उत्तरकाशी की पॉपुलेशन के सामने अगर आप देखते हैं कि उत्तरकाशी में कितने नगर निकाय हैं, तो 6 नगर निकाय हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इन चीज़ों को गहराई से देखें तो हम अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो हमारी है वो ऑलरेडी अर्बनाइज हो रही है। जैसे हमने कहा था कि 2011 के हिसाब से 30% अर्बन पॉपुलेशन है ना, 4% पर एनम बढ़ रही है, क्यूमुलेटिव ग्रोथ है। तो अगर इसी स्पीड से हमारे निकाय बनते गए, शहरी निकाय, और इसी स्पीड से पलायन भी होता गया, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उत्तराखंड विल बी अ स्टेट विच विल हैव प्रीडोमिनेंटली अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंट होगी। जब अर्बन पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंट होगी और उस अर्बन सेंटर्स में, उन अर्बन ज्योग्राफिक एरिया में किसी भी आदमी को लैंड खरीदने का फ्री राइट होगा, भले उत्तराखंड का हो या ना हो। तो जो उत्तराखंड का जो डेमोग्राफी है, जो आज उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है कि उसमें कौन सी कास्ट कितना परसेंट है, कौन सा रिलीजन कितना परसेंट है, तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। अब वो किस ओर जाएगा, कौन सी प्रोफाइल घटेगी, कौन सी प्रोफाइल बढ़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है कि जैसे 2018-19 के चुनाव से पहले नगर निकाय के हमारे पास 84 नगर निकाय होते थे, अब 5 साल के अंदर हमारे पास 105 नगर निकाय हो गए। यानी कितने बढ़ गए साहब? 21। उस 21 में नगर निगम ही कितने बढ़ गए? 4, 7 से 11 हो गए। तो जब 5 साल में हम ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 25 से 26% नगर निकाय इन नंबर्स बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो 84 का अगर हम देखेंगे, मेरे ख्याल से 25 से 26% 20 के आसपास आएगा, 20-21, ठीक है। तो जब हम 84 से 105 कर दे रहे हैं 5 साल में, आने वाले समय में हम और बढ़ाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग है इनका एरिया बढ़ाएंगे, किसी का क्लासिफिकेशन ऊंचा करेंगे, नगर पंचायत को नगर पालिका बनाएंगे, नगर पालिका को हो सकता है नगर निगम बना दें, तो अपग्रेडेशन भी होगा। तो ये जो अर्बनाइजेशन है, क्या ये अर्बनाइजेशन हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है ये ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट से बाहर आती जाए? शायद हो सकता है कि हम, क्योंकि ये तो केवल ग्रामीण इलाकों में लागू होता है, तो हम सोचते हो कि यार ये ज़मींदारी एबोलिशन से ये लैंड जो है बाहर आती जाएगी, क्योंकि वो नगर निगमों में आती जाएगी। जब वो ग्रामीण इलाकों से बाहर आती जाएगी तो वो फ्री होते जाएगी, तो उसमें फ्री की खरीद फरोख्त हो सकती है, कोई भी आदमी आके ले सकता है, ठीक है। एक कारण हो सकता है ये हो। एक कारण सिंपली ये हो सकता है कि चूंकि एक इलाके में पॉपुलेशन का घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई है, लोगों की सुविधाएं लोगों को ज़्यादा दी जा सकें, लोगों को ज़्यादा
सुविधाओं से मतलब वंचित ना रखा जाए, इसलिए हो सकता है नगर बनाए जा रहे हो, नगर निकाय बनाए जा रहे हो। तो ये सर्टेनली मेरी राय में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट लाएगा उत्तराखंड में आने वाले 10 से 15 साल के अंदर। क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है, ये अर्बनाइजेशन, एक, हम किसको ज़मीन बेचेंगे, कौन हमारी ज़मीन खरीदेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि अभी जो ज़मीन हमारी रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोटेक्टेड है वो केवल ग्रामीण लैंड है। दूसरा, क्या ये अर्बनाइजेशन से जो अर्बन सेंटर्स पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अगर हमें मान के चलते हैं जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। तो क्या उससे जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं जिनको हम छोड़ते जा रहे हैं, बिकॉज हम फिर किनको छोड़ेंगे, कौन से ग्रामीण इलाके बचेंगे जो ग्रामीण ही रह जाएंगे, शहरी नहीं बन पाएंगे, जो शायद बहुत दूर दूर होंगे जहाँ पॉपुलेशन कम कम होगी, तो वो ऐसे इलाके ग्रामीण ही रह जाएंगे, तो वो क्या सुविधाओं से और ज़्यादा वंचित नहीं होंगे? या क्या पता सरकार हो सकता है वहाँ ज़्यादा सुविधाएं दे दें, क्योंकि हम तो ये समझ के चलते थे कि पंचायतें ज़्यादा मजबूत होती थी म्यूनसिपैलिटीज़ से इन टर्म्स ऑफ पावर्स। जैसे हम पंचायती राज की बात करते थे कि मतलब 3 टियर गवर्नेंस की हम बात करते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गांवों की कीमत पे, अपने ग्रामीण इलाकों की कीमत पे शहरी इलाकों को पनपा रहे हैं? और ये जो शहरी इलाके पनप रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश है, जिसको हम ग्रामीण संस्कृति कहते हैं, उस पर हावी हो जाए? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ ही दशकों के अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल उत्तराखंड की कल्चर के हिसाब से भी बदल जाए, सोसाइटी के हिसाब से भी बदल जाए, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के हिसाब से भी बदल जाए? मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी बढ़ जाए कि एक आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाए, और एक आदमी के लिए पैसा कमाना इतना आसान हो जाए, तो दोनों लोग कैसे उसी माहौल में जी पाएंगे और सामंजस्य रख पाएंगे? वो भी शायद एक डेमोग्राफिक चीज़ के लिए चैलेंज हो सकता है। कि इसमें ये तो है ही ना कि 4 जो आपके अगर मैदानी ज़िले हैं, अगर हम लोग कहते हैं देहरादून, नैनीताल, आपका उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इसकी जो जीडीपी है उससे या फिर पर कैपिटा इनकम है, और जो बाकी के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर ऑलरेडी है। तो क्या ये भूकानून उस गैप को कम करेगा या फिर और ज़्यादा बढ़ा देगा? नहीं, आप ही देख के चलिए ना, मतलब मान लीजिए अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, सेंसस की बात करना ज़रूरी है इस परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखिए कि जैसे 3 जिलों की आपने बात की, मैं इसमें नैनीताल को नहीं जोड़ूंगा क्योंकि नैनीताल कोई बहुत ज़्यादा तराई का एरिया है इसमें या भावर का एरिया है नहीं, इट्स प्रीडोमिनेंटली अ हिल डिस्ट्रिक्ट। तो मैं इन 3 जिलों की बात करता हूँ। देहरादून भी मतलब प्रीडोमिनेंटली प्लेन्स ही नहीं है, उसमें भी अच्छा खासा हिल्स का एरिया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा उसमें प्लेन्स का है। अब अगर आप एक्चुअल जो पहाड़ के ज़िले हैं उनकी बात करते हैं, हम मान लीजिए उत्तरकाशी से शुरू करें, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी। अब टेहरी और पौड़ी में भी थोड़ा प्लेन का एरिया, तराई का, भावर का एरिया आता है। टेहरी, पौड़ी, फिर हम पीछे चले जाएं आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, ठीक है। इन जिलों की अगर हम बात करते हैं तो इन जिलों में आप पॉपुलेशन देखिए कितनी है टोटल, और जो बाकी ज़िले बचते हैं इनमें पॉपुलेशन आप देखिए कितनी है। तो अगर हम उत्तराखंड की 1 करोड़ की पॉपुलेशन पकड़ते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, और हम पॉपुलेशन पकड़ लेते हैं मान लीजिए 19 लाख की हरिद्वार की लगभग, और लगभग 17 लाख की देहरादून की, और वही लगभग 16.5 लाख की उधम सिंह नगर की, तो आप मान के चलिए कि ये पॉपुलेशन करीब करीब 51 लाख हो जाती है, 52 लाख हो जाती है। तो 52% तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हो गई ख़त्म। फिर उसके बाद अगर आप इसमें नैनीताल जैसा जिला जोड़ देते हैं जिसकी 10 लाख पॉपुलेशन है लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से, मतलब 9,54,55,000 पॉपुलेशन है, तो 10 लाख अगर आप वो भी जोड़ देते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? 62 लाख के आसपास पहुँच जाते हैं। फिर इसमें अगर आप थोड़ा सा तराई का एरिया इनका ले लेते हैं, टेहरी का और पौड़ी का, या थोड़ा बहुत चंपावत का अगर आप हिस्सा ले लेते हैं, तो आप ये देखिए कि पर्वतीय जिलों में पॉपुलेशन है कितनी। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड का शायद 20% होगी, 20 से 25% जो एक्चुअल पर्वतीय, मतलब जिला नहीं बोलते हैं, जो एक्चुअल पर्वतीय ब्लॉक या तहसील है, 20% 22% होगी पॉपुलेशन। तो जो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल का जो शिफ्ट की आप बात कर रहे हो, वो अगर अर्बन सेंटर्स पे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो वो शिफ्ट होना ही होना है, चेंज होना ही होना है। तो इसी में जो बात हो रही थी ना कि चकबंदी की बात की हुई है उन्होंने,
तो चकबंदी को लेकर क्या नियम है इस तरीके के इसमें नए वाले भू कानून में? नहीं, चकबंदी को लेके कोई नियम नहीं है, चकबंदी को लेके इसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, कुछ नहीं है चकबंदी को लेके। और जो आपने बात कही है बहुत बहुत वाजिब प्रश्न है जब हम बात करते हैं कि पहाड़ में संस्कृति बचानी है। अब देखिए, हमारे पूरे उत्तराखंड में एक सा रेवेन्यू का नियम भी नहीं है। मतलब जैसे हम एक मतलब लैंड का जब मेजरमेंट होता है तो जो उसका एक यूनिवर्सल मेट्रिक है, जो यूनिवर्सल एक स्केल है, वो तो मीटर्स में है, ठीक है, मीटर्स में है, स्क्वायर किलोमीटर्स में है, मतलब है मीटर्स है, हेक्टेयर्स है, स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो हमने जैसे यहाँ कहा बीघा, तो हमारे वहाँ बीघे का मेजरमेंट अलग है, वहाँ बीघे का मेजरमेंट अलग है। हम यहाँ नाली कहते हैं, वहाँ नाली नहीं है। अगर आप विद इन कुमाऊँ में देख लें या विद इन गढ़वाल में देख लें, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड चढ़ता है, जिसको ROR कहते हैं, रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसको हम खाता खतौनी कहते हैं, तो जो ROR है, रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें जो एंट्री होती है उसका तरीका अलग अलग है। तो हमें पहले तो एक यूनिफॉर्मिटी रेवेन्यू लॉज में चाहिए। और एक बहुत, जब आप भू कानून की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा समय आ गया है कि हमको एक नया लैंड एक्ट इनेक्ट करना चाहिए, जो इन लैंड रिफॉर्म्स की बात करे, जिसमें चकबंदी की बात हो। ये नहीं कि हम साहब अमेंडमेंट करे जा रहे हैं 1950 के यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट पे। हमें एक नया एक्ट इनेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो एक्ट इनेक्ट करने से पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं, तो उस नए एक्ट में लैंड में कौन स्टेक होल्डर है? आप भी हैं, मैं भी, हर कोई उत्तराखंड का रहने वाला स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर्स के संग प्रॉपर कंसल्टेशन हो। जब वो असेंबली के अंदर बिल पेश किया जाए तो उसमें एक प्रॉपर डिस्कशन हो, क्योंकि आफ्टर ऑल असेंबली के अंदर जो हमारे नेता पहुंचते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं, वो ज़मीनी इलाकों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम उनके दूसरे पक्ष की बात नहीं करते हैं, उनकी राजनीति की बात नहीं करते हैं, वो किस राजनीतिक दल से उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चूँकि वो लोग हम ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे ही समाज से आते हैं, अगर उन लोगों को वहाँ पर एक बहस करने का अच्छा मौका मिले और अच्छे तरीके से लंबे समय के लिए उस पर बहस की जाए, तो हो सकता है कि उत्तराखंड एक ऐसा लैंड लॉ इनेक्ट कर पाए, जो लैंड लॉ हमारी चकबंदी को भी एड्रेस करे, जो हमारे पहाड़ का पलायन है उसको भी एड्रेस करे, और जो हम अपने प्रोटेक्शन की बात कह रहे हैं, जो हम रिस्ट्रिक्टेड लैंड की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, शायद उसको भी एड्रेस करे। और क्यों म्यूनसिपल एरियाज बाहर रहेंगे इससे? क्यों वो 1950 का एक्ट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो लेजिस्लेट कर सकती है एक ऐसे एक्ट को जिसमें म्यूनसिपल एरिया भी इसी में कवर हो। और वो जो नियम है 250 स्क्वायर मीटर का, या जो भी नियम ये बनाते हैं नया, वो सारा यूनिफॉर्मली लागू हो पूरे उत्तराखंड में। ये नहीं कि कुछ एरिया उससे बाहर रहेंगे, कुछ एरिया उसके अंदर रहेंगे। तो इससे क्या है, इससे क्या होता है कि कुछ एरियाज में पैसा ज़्यादा आएगा, कुछ एरियाज में ज़मीन की खरीद फरोख्त ज़्यादा होगी, कुछ एरियाज नेग्लेक्टेड हो जाएंगे, कुछ एरियाज़ में दूसरे तरह का डेवलपमेंट होगा, कुछ एरियाज़ में बिल्कुल ऐसा डेवलपमेंट होगा जो सस्टेनेबल होगा, कुछ एरियाज़ में ऐसा डेवलपमेंट होगा जो शायद सस्टेनेबल ना हो। अभी तो हमें दिखाई दे हाँ वैसा बहुत डेवलपमेंट हो गया, कल को पता चला वो डेवलपमेंट सस्टेन ही ना कर पाए। तो क्या एक ऐसा समय नहीं आ गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा समय आ गया है कि जब हमें एक नया लैंड लॉ बनाना चाहिए, जो उत्तराखंड की भावनाओं को ध्यान में रख के बनाया गया हो। ये जो लैंड लॉ है, हाँ इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, जो यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट है 1950 का, पूरे यूपी के लिए बनाया गया था। उस पूरे यूपी में उत्तराखंड कितना सा हिस्सा था? अगर हम दोनों कमिश्नरी को मिला लेते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरी, तो कितना बड़ा हिस्सा था? तो वो पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो एक्ट बनाया गया था, उसमें हम उत्तराखंड स्पेसिफिक अमेंडमेंट करते जा रहे हैं। तो हम ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि जो उसके बाकी सेक्शंस हैं, क्या वो इसी तरह से अप्लाई होते रहने चाहिए उत्तराखंड पे या नहीं होते रहने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, क्या हम ऐसा एक लैंड रिफॉर्म लाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम वी आर अ डेवलपिंग स्टेट, राइट। जीडीपी के हिसाब से भले ही हमारा मतलब नंबर इस वक्त मान लीजिए 20वां हो गया हो, लेकिन हम एक डेवलपिंग स्टेट है और हमारी बहुत इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इन कंपैरिजन टू जो सिमिलर साइज्ड स्टेट्स हैं ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो क्या हमें एक ऐसा लैंड लॉ नहीं लाना चाहिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को सही तरीके से एड्रेस कर सके, इकोनॉमिक नीड्स को सही तरीके से एड्रेस कर सके? तो ये जो चकबंदी वाली बात आप कह रहे हैं, पहाड़ में बहुत सारी लैंड में जो अब इनहेरिटेंस के बाद जो वो डिसेंट में लैंड चढ़ते गई एंसेस्ट्रल लैंड, लोगों के पास बहुत फ्रैक्शंस बचे हुए हैं, लैंड के फ्रैक्शंस बचे हुए हैं। उनकी भी ज़रूरत है चकबंदी करने के लिए, लोगों की, सरकार की भी ज़रूरत है चकबंदी करने के लिए, क्योंकि सरकार अगर चकबंदी करेगी तो उसे बड़ा चक मिलेगा। अब ये जो लैंड आजकल वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चली हुई है जिसमें वो बेसिकली लैंड कार्ड्स दे रहे हैं। लैंड कार्ड क्या है? लैंड कार्ड में बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो खसरा नंबर है, यानी खेत का नंबर, खेत के नंबर के चारों ओर चूना लगा के एक
ड्रोन से उसकी मैपिंग की जाती है, मैपिंग करा के आपका मतलब सारा खसरा नंबर एक मैप में चढ़ जाता है, और वो खसरा नंबर चढ़ने के बाद जो है वो बेसिकली एक लैंड कार्ड बन गया आपका। लेकिन उसका क्या समाधान होगा जब वो एक खसरा नंबर है, एक नाली का खेत है, 10 उसमें खातेदार हैं, तो वो एक नाली ज़मीन जो बेयरली 2160 स्क्वायर फीट होती है, 200 मीटर होती है, वो 200 मीटर लैंड पे 10 खातेदार, यानी एक आदमी के पल्ले में 20, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक 20 मीटर ज़मीन है, 20 स्क्वायर मीटर, वो 20 स्क्वायर मीटर में क्या करेगा और कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, किधर। अगर चकबंदी होगी तो सरकार को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि सरकार एक होलिस्टिक यूनिफॉर्म अप्रोच बना सकती है डेवलपमेंट की। और ऑब्वियसली जो निवासी हैं गांव के, हमारे ग्रामीण इलाकों के जहां चकबंदी की सख्त जरूरत है, उनको ज़्यादा फायदा होगा। उनको इसलिए फायदा होगा, अब वो खुद तो इनिशिएटिव ले नहीं सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने गांव में सारे लोगों से बातचीत करके इन चीज़ों को नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए इस चीज़ को कर पाना बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है, सरकार के लिए मुमकिन है अगर सरकार उसमें एक पहल रखे। अब सरकार किस तरह से रखेगी, कैसे रखेगी, ये सरकार को सोचना है।